हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट किसी सरफेस पे जब पड़ती है तो दो चीजें होती हैं। हमने बोला था भाई 9th में, 9th वाली बात अभी याद दिला रहे कि अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो रिफ्लेक्ट कर सकती है, भाई इस पर पड़ी लाइट वापस चली जाएगी, और ये भी हो सकता है कि अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट हो तो क्या करेगी, अब लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्ट कर जाना मतलब क्या भाई, अपने रास्ते से बदल जाना। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 महाराष्ट्र बोर्ड का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले वो पूरा डिस्कस करने वाला हूं अभी इस लेक्चर में। क्या क्या है, बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, बस ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहली बात तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या भाई, सबसे पहली बात तो आप देखते होगे भाई किसी वाटर के अंदर अगर मान लो ग्लास के अंदर पानी भरा हो और पानी के अंदर मार्कर डालोगे तो मार्कर क्या है, इसका साइज बड़ा सा दिखने लगता है। ये अगर टेढ़ा आप देखोगे तो लगेगा इस तरफ झुका हुआ है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्या मॉल वगैरह में जब जाते हो तो वहां पे जो ग्लास लगा होता है, देखो ग्लास लगा होता है, कपड़ा उसके अंदर रखा होता है, निकालता है तो अलग दिखता है और ऐसे अलग दिखता है। ये सब का जवाब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देगा, पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ और जो कलरफुल वर्ल्ड है उसका वो भी हम देखेंगे, इसका कुछ रियल एग्जांपल से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी, जैसे एग्जांपल के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाए, तो ये सब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बेटा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through one medium to another medium, it bends toward the normal or away from the normal। अरे ये क्या बोल रहे सर, इसका मतलब ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लो हवा से पानी की तरफ जाती है, या मान लो इत्तेफाक से मान लो पानी के अंदर हो, हवा के अंदर कोई चीज देख रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे मरीन इंजीनियर होते हैं पानी के अंदर है, बाहर देख रहे हैं कोई भी चीज को, तो होता क्या है भाई, लाइट जो है वो सीधा सीधा ना जाकर थोड़ी बेंड हो जाती है। कभी कभी नजदीक वो चीज दिखने लगती है, कभी कभी वो दूर दिखने लगती है। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा, पूरा डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितने तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ देखेंगे। ठीक है भाई, अगर मैंने देखा जाए भाई सर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, तो मैं बोलूंगा यार लेंस है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा लेंस कैसे होता है, कैसे इमेज बनता है। लेंस जो डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी वही लेंस है भाई। तो लेंस क्या काम करता है, लेंस ही सब कुछ रहेगा भाई, कहीं ना कहीं उसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो उसके अंदर हम लोग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक वर्ड ये जो हमारा बहुत ज्यादा सबसे पहली बात, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लॉ कैसे होते हैं, आपने 9th में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो तरीके से लॉज होंगे। उसके बाद यहां हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे आप पता लगा सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है 0 1 2 3, 0 नहीं कभी हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर हम पता लगा लेंगे कि जहां पे लाइट जा रही है वो मीडियम कैसा है, डेंसर है, बहुत ज्यादा रेयर है, ये भी एक मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये सारी जानकारी ये चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे भाई, पहला सबसे पहले ये पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा भाई इसके अंदर वो हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्रैक्शन, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं यार, यहां पे भूल गया मैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या रहेगा भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग दूसरा में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा जो हमारा रहेगा, दूसरा वीडियो बोल दो, ये क्या रहेगा भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये है
कि रिफ्रैक्शन एक क्या भाई, एक खुद आप एक लेंस ले लो और किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या रहेगा भाई, वो एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद हो रहा है, तो ये एक अलग रिफ्रैक्शन हो गया, एटमॉस्फेरिक नेचुरल से हो गया भाई गॉड। जैसे एग्जांपल के लिए वैक्यूम, अगर मैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाओगे तो वहां पे क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा हाइट पे अगर चले जाओ, बहुत ज्यादा हाइट पे जाने से क्या मिलेगा भाई, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो वैक्यूम रहेगा, और वैक्यूम रहेगा तो मतलब वहां पे डेंसिटी कम होगी, और एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम देखेंगे कि स्टार्स जहां पे होते हैं वहां पे नहीं है, बल्कि उससे ऊंचाई पर होते हैं। इसका जवाब यहीं पे मिलने वाला है। तो जो स्टार्स होते हैं ये रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले देखेंगे भाई, व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है कि नहीं, ये सब पूरा जवाब इसका मिलने वाला जो बचपन में पढ़ते थे। ट्विंकल क्यों करता था, ठीक है भाई पढ़ते थे, बचपन में रटा देते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल रियल में हम इसको देखेंगे भाई, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग बट नॉट द प्लैनेट्स, पूरा जवाब यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार जो ट्विंकल करते हैं। उसके बाद ये जो स्टार होते हैं उनकी पोजीशन ऑफ स्टार जो है हायर दिखती है, वेयर दे एक्चुअली आर, जहां पे होते हैं वहां पे पोजीशन ऑफ स्टार्स जो होते हैं जहां पे वो दिखता ही नहीं है, तो स्टार्स जो होते हैं वो नहीं दिखता। उसका जवाब क्या है, या जो सनसेट, बेटा आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जो सनसेट होता है या सनराइज जो होता है, ये हमें क्या होता है, सनराइज 2 मिनट पहले ही पता चलने लगता है कि सन निकल चुका है, हालांकि निकला नहीं होता है, और ये भी है सनसेट होने के 2 मिनट के बाद पता चलता है। तो सन का एडवांस हमें पता चल जाना, एडवांस में पता चल जाना कि सन निकल चुका है, और डिले हो जाना सनसेट की जानकारी में, ऐसा क्यों होता है बेटा, ये जानकारी देगा क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी उसका जानकारी मिल गया। उसके बाद भाई इसके अंदर पढ़ेंगे मिराज, मिराज भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये भी पढ़ेंगे। अभी मिराज क्या होता है सर, अरे पूरा डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो, पूरा जानकारी पूरा डिटेल में जाएंगे भाई, मिराज क्या होता है कि नहीं, मिराज नहीं मिराज बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्या होता है पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रहेगा थर्ड पार्ट, जैसे इसको हम लोग थर्ड वीडियो बोल सकते हैं यार, ठीक है, छोटी छोटी आधे घंटे में काम निकल जाएगा और बहुत अच्छे से डिटेल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब भाई, अरे न्यूटन चाचा ने बताया था कि अगर मान लो लाइट किसी प्रिज्म पे जब पड़ती है, लाइट किसी प्रिज्म पे जब पड़ती है, या मान लो वाटर ड्रॉपलेट ले लिया जाए तो वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है, ठीक है। विब जियोर का नाम, विब जियोर जो भी नाम लो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 7 कलर में बढ़ जाती है। तो न्यूटन ने ये बात निकाला था, तो फिर इसका यूज क्या है, इसका यूज रेनबो है यार, रेनबो कैसे है, कैसे उसके बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है, रेनबो के बारे में पूरी जानकारी यहां से मिल सकता है। उसके बाद आपको अगर देखा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहां से यहीं से डिस्पर्शन ऑफ लाइट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। लाइट के अंदर लाइट जो होती है वो 7 जो व्हाइट कलर होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है, अगर उन मिक्सचर को मिला दिया जाए तो फिर व्हाइट लाइट बन जाएगी। ये सब जानकारी इसके अंदर मिलने वाला है यार, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर, ठीक है। और मिराज भी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही वजह से होता है कि मान लो पेड़ इधर कहीं है और ऐसा लगेगा जैसे पेड़ नीचे है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा, जैसे लगेगा जैसे पानी है। कभी कभी हाईवे पे जब चलो तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी है आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ ये सारी जानकारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 6 के अंदर पता चलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने पढ़ा चुका लास्ट वीडियोस में भाई, मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जांपल है मिरर। मिरर क्या होता है, 2 तरीके से, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल 2 तरीके से हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया, उसका नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, उनके रूल्स, उनके लॉज, सब कुछ बताया मैंने, मैग्निफिकेशन उनका बताया, फॉर्मूला बताया, सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी दूसरा पार्ट जो हमारा है वो कौन सा है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप का कोई भी ग्लास ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्लास स्लैब ले लो, है कि नहीं, ग्लास स्लैब ले लो, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखेगा। तो इसका एग्जांपल है भाई, ये क्या रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर लाइट को
किसी भी चीज को अगर मान लो ये ग्लास स्लैब या कोई भी ग्लास ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसको लेंस बोल सकते हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम, भाई ये यहां पर पूरा एयर है और यहां पे क्या है, ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में कोई रे ऑफ लाइट गुजरेगी तो जैसे जाती है सीधा सीधा नहीं जाएगी, वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। इसी भटकने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका एग्जांपल भाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस भी लिया जा सकता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ना ये आंख, ठीक है, कैसी चेंज होती रही होगी, चेंज होती होगी, इसका साइज चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं उसी का एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये प्रिज्म लिया जाए, प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन ही होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा उसी का एग्जांपल है। ये पानी ले लिया जाए, अगर किसी ये एक बीकर के अंदर अगर पानी को ले लिया जाए और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाए तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखो ना ये कितना बड़ा दिख रहा है भाई, देखो अभी अंदर देखो कैसा दिख रहा है, देखो ना कितना साइज कितना बड़ा दिख रहा है। रियल में वैसा नहीं है भाई, रियल में इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन साइज कितना बड़ा दिख रहा है, देखो ना। तो और ये एक बात और है, आप जैसे इसको मैंने यहां पे डाला तो देखो ऐसा लग रहा है, सिंपल ऐसा लग रहा है, इसको सीधा सीधा आना चाहिए था बेटा, देखो ना इसको सीधा आना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे बेंड हो गया है। कितनी बड़ी बात है ना, मतलब लाइट का इल्यूजन देखो ना, सामने सारा काम कर रहा हूं यार, मैंने क्या किया, इसको डाल रहा हूं तो ये सीधा ऐसे आना चाहिए था ना भाई, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन देखो ना मुड़ा हुआ है। यही तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का, जब लाइट कभी भी एक मीडियम से, देखो यहां पे एयर, और जब दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है भाई, वो अपने रास्ते से भटक जाती है। उसी भटकने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब कोई लाइट एक रास्ते से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा बेंड कर जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ या वो नॉर्मल से दूर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने ये सब एग्जांपल दिखाया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको दिख रहा है सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है भाई हमारा, जस्ट हम तो अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing through one medium to another medium, it bends toward the normal or away from the normal, that phenomenon is called refraction of light। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर देखा जाए भाई, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया भाई, अभी जस्ट जो एग्जांपल कर रहे थे उसी को लेंगे और उससे समझ में आ जाएगा सारी बातें, कुछ अलग से कुछ कोई रॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही रॉक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करे, हमने अभी क्या किया भाई, एक ग्लास ले लिया, उसके अंदर पानी था, ठीक है, हमने क्या किया भाई, अभी जस्ट जो मैं कर रहा था, यहां पे क्या था भाई, ये ग्लास था, ये पूरा यहां पे पानी भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ था, और मैंने क्या किया, जस्ट एक पेन, ठीक है, एक रॉड को हमने यहां पे डाला, ऐसे डाला, तो वो क्या हुआ, सीधा इसको ऐसे सीधा, जैसे सीधा सीधा जाना चाहिए था भाई, सीधा ना जाकर वो थोड़ा सा क्या होगा, इधर बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, देखो, तो वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। इसी बेंडिंग का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बेटा ये भी हो सकता है, आप बोल सकते हो, आप सर ये जो बेंडिंग है, ये मैंने ग्लास का लिया, नॉर्मली आपका जो मैंने ये जार लिया हुआ था, जार से मैंने इस चीज को दिखाया। नॉर्मली अगर समझना है तो भाई ऐसे समझो कि यहां पे वाटर है या यहां पे ग्लास है और यहां पे एयर है, और ऐसे पहले सबसे पहली बात, एक नॉर्मल हमेशा बनाना होता है। ये हमने कहां पढ़ा था भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, हमेशा एक नॉर्मल बनाया करो, वाटर और एयर है। अब क्या काम करो, एक रे ऑफ लाइट को जब डालोगे भाई, रे ऑफ लाइट को जब पास करोगे, जब कभी भी यहां पे रे ऑफ लाइट को जब पास करोगे तो इसको सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीधा ना जाकर थोड़ा सा बेंड दिख रही है, इसको वाटर इधर लिख दे रहा हूं, तो इस सीधा ना जाकर ये क्या हो रही है भाई, थोड़े से रास्ते से भटकी हुई नजर आ रही है, डिविएट कर रही है, ऐसे दिख रहा है। रियल में हमने ऐसे डाला था रॉड, तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन ये सच में देखा जाए तो ये बेटा नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। तो अभी देखो, जब इसको थ्योरेटिकली पढ़ना होता है तो कैसा पढ़ना होता है, प्रैक्टिकली तो हमने देखा एकदम साफ साफ यहां पे दिख रहा है, प्रैक्टिकली साफ साफ दिख रहा है, इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन क्या किया, मुड़ गया, देखो ना उसके तरफ मुड़ गया। अच्छा एक बात और है, साइज भी बड़ा दिख रहा है, मतलब ये लेंस का काम कर रहा है, साइज को क्या कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है। तो कभी ग्लास स्लैब या ग्लास के अंदर किसी चीज को अगर रखा जाए, किसी मान लो कोई कपड़ा वगैरह सारी चीज, तो थोड़ा सा उठकर आता है,
इसके अंदर भी ग्लास स्लैब अभी पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब के अंदर भी क्या होता है, ये चीज उठ के आ जाता है, ठीक है, जो भी साइज होता है वो चीज उठ के आ जाता है। तो इससे क्या होता है ना, और क्लियर कट दिखने लगता है। जैसे देखो ना, ये चीज क्या करता है, साइज को उठा देता है, अपने पास थोड़ा करीब कर देता है। तो इससे थोड़ा सा क्या होगा, कपड़े की क्वालिटी ज्यादा ही अच्छी दिखने लगती है कि नहीं। तो धोखा होगा नजर का, बच के रहना। तो ये जो लाइट है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे है, जब किसी सरफेस पे पड़ती है, ये हमारा कोई मान लो क्या है, एक एयर से किसी वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, तो ये अपने रास्ते में इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन वो ना जाकर वहां से भटक जाती है। ये भटकने वाले एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब भटक जाने वाला एंगल, जिसको हम लोग डेल या डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है, रास्ते से भटक गया। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल से इंसिडेंट रेज तक का, इसका नाम होता है आई। अब इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल। बेटा ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसको मालूम होना चाहिए। तो इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ऐसा भी। अच्छा, ये क्या हुआ, रास्ते से नॉर्मल की तरफ मुड़ गया भाई। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा और कोई ना कोई एंगल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, या रिफ्रैक्टिंग एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल सकते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। तो बेटा एंगल ऑफ, देखो यहां पे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये जो टर्म्स हैं इनको हमें जानना चाहिए पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट को पास किया, तो क्या हुआ, अपने रास्ते से वो थोड़ा सा भटक गया नॉर्मल की तरफ। तो वो क्या चीज दिखने लगी, थोड़ी सी क्या है, बड़ा दिखने लगा, थोड़ा सा उठकर ऊंचाई पे दिखने लगा। तो इससे क्या होता है, जैसे स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले लिया जाए, स्विमिंग पूल के अंदर वही होता है, पानी जो है वो ऐसा दिखता है कि जैसे ज्यादा गहरा नहीं है, जो नीचे का सरफेस होता है ऐसा लगता है ज्यादा गहरा नहीं है। मछली जो होती है पानी के अंदर, वो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर है, लेकिन रियल में नीचे होती है, क्योंकि मछली थोड़ी उठकर दिखती है। तो ग्लास स्लैब भी वही तो काम कर रहा है, देखो ना, चीजों को उठा दे रहा है, अपने ऊपर कर दे रहा है। रियल में वो नहीं, वहां पे होता नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, लाइट का कमाल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन का कमाल। तो वो चीजें क्या होती, थोड़ी उठकर दिखने लगती हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। अब यहां पे जो एयर है ना, एयर ज्यादा डेंसर नहीं है, और ग्लास देखा जाए थोड़ा ज्यादा डेंसर है। तो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हम लोग बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात करते हैं। ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मली करेंगे। ऑप्टिकली, ठीक है, रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, जिसको ओडी और ओआर बोलते हैं। तो जब ऑप्टिकली रेयरर जब बोलोगे, उसका मतलब क्या हो भाई, कि एयर के कंपैरिजन में जो हमारा ग्लास है, जो हमारा वाटर है, वो क्या है भाई, ज्यादा डेंसर है। तो ज्यादा डेंसर जो होगा उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे, और जो कम डेंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। तो अब ऐसे अगर डिफाइन करना हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट चेंज इट्स पाथ, ऐसा बोल सकते हैं। या जरूरी नहीं ऐसा बोल सकते, अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए बेटा सेम कहानी सब कुछ हो, लेकिन यहां पे वाटर हो और यहां पे एयर ले लिया जाए। अब क्या काम करो, रे ऑफ लाइट को पास किया जाए, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट जाएगी भाई सीधा सीधा, ठीक है, रे ऑफ लाइट गई यहां पे, तो इंसिडेंट लाइट इधर गई, जिसको हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं सीधा सीधा। तो ये जो एंगल है वो तो इंसिडेंट एंगल है, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था बेटा, ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, देखो ना, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वाटर से अभी हम एयर में लेके जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये किधर चली जाएगी भाई, नॉर्मल से दूर चली जाएगी।
तो ये इतना डिविएट हो गई, देखो ना रास्ता भटक गया कितना, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। यहां पे देखो ना एंगल ऑफ डिविएशन ही होगा, रास्ता सीधा जाना था लेकिन उतना भटक गई, लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई। अब अगर देखा जाए बेटा ये जो होगा वो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा आर, तो यहां पे उल्टी कहानी हो गई, चीजें क्या हो गई, दूर दिखने लगेंगी। बात को समझो, तो जब कोई चीज ज्यादा डेंसर से, यानी आप पानी के अंदर हो और बाहर की चीजों को देखोगे, पानी के अंदर होगे बाहर की चीजों को देखोगे, तो आपको वो चीजें क्या होंगी, दूर दिखेंगी, लेकिन रियल में दूर नहीं होंगी, पहले होंगे। समझे? मान लो कोई आप जो है कोई भी मान लो एग्जांपल के लिए पानी के अंदर जो सबमरीन होते हैं, सबमरीन जो पनडुब्बी होते हैं जहां पे अंदर रहते हैं आर्मी वाले, तो वहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मारना होता है, अगर मान लो कोई दुश्मन जमीन पर है और वो पानी के अंदर होते हैं, उनको देखकर मारना है, तो ये पहले देखना होगा कि वो रियल में नजदीक है, वो रियल में नजदीक है, लेकिन दिखेगा कहां, दूर दिखेगा। तो याद रखना, ये सब ध्यान देना होता है। किसी मछली को पकड़ने जा रहे हो मान लो, तो आपको ध्यान देना होगा कि मछली जहां पे दिख रही है वहां पे है नहीं बाबा सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कमाल है। तो मछली जहां पे दिख रही है वहां पे है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि मछली थोड़ी सी क्या है, मीडियम चेंज होने की वजह से आप एयर से देख रहे हो, और वो है कहां पे, डेंसर में भाई, वाटर में है। तो एयर से जब कभी भी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, मतलब वो नजदीक दिखने लगता है। तो मछली नजदीक दिख रही है लेकिन रियल में वो और अंदर है। तो भाई जब मछली को पकड़ना भी रहेगा तो जो मछली दिख रही है उसको ना पकड़ो, ये समझो कि उसके नीचे मछली है, तो आपके हाथ में आ जाएगी मछली। अगर रियल वाली मछली को पकड़ रहे हो जो आप नॉर्मली दिख रही है, वो कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे जब एयर से जब कभी रेयर मीडियम या रेयरर बोल दो, रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, वो थोड़ी सी करीब दिखने लगती है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, जैसे वाटर से, जैसे कोई भी ले लिया जाए, कोई भी मीडियम ले लिया जाए जो ठीक है ज्यादा डेंसर हो, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर दिखेगी वो, तो वो दूर दिखेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन रियल में दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा नजदीक है, दूरी के चक्कर में पड़ोगे तो वो नहीं मिलेगा कभी। तो अगर देखा जाए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा दो तरीके से हो सकता है, यही मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, और दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। तो कभी भी आप कोई बोले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या भाई, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ अ लाइट ड्यू टू चेंजिंग इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रटना नहीं है यार, समझना है, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर देखा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके से होते हैं भाई, तो दो तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन भाई, अगर रे ऑफ लाइट है कोई, वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ, सबसे पहली बात। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट क्या है भाई, कि डेंसर से रेयर में जाएगी, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब दूर दिखने लगेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर रिफ्रैक्शन है एक तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसका एग्जांपल मैंने बोला भाई, जो सबसे बढ़िया सबमरीन इंजीनियर जो वहां पे पानी में होते हैं, जो आर्मी जो समुद्र में रहते हैं, उनको अगर किसी दुश्मन को वार करना है, अलर्ट रहना है, तो चीजों को देखेंगे तो वो दूर दिखेगी लेकिन रियल में नजदीक होगा। और इसका एग्जांपल स्विमिंग पूल ले लिया जाए, या हमने बहुत सारे ग्लास जो मॉल वगैरह में देखते हो लगाए होते हैं, या फिर आप जो लेंसेज का इस्तेमाल, जो गॉगल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, सारा एग्जांपल सब इसका ही हो गया। क्या है, इंसिडेंट से नॉर्मली रेयर से डेंसर में, हर चीज। वैसे भी आप हवा से ही किसी दूसरे मीडियम में देखते हो, तो हवा से पानी में देखना है कि नहीं, हवा से मान लो किसी ग्लास के अंदर किसी चीज को देखना, तो नॉर्मल हमारी जिंदगी में तो ऐसे ही होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां पे जो चीजें हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रेज के तक की जो एंगल होता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और नॉर्मल से अगर देखा जाए, जो रिफ्रैक्टिंग, जहां पे लाइट डिविएट होके जहां पे रे ऑफ लाइट जाती है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और जहां पे एक्चुअल जाना चाहिए था उससे जो रास्ता भटक जाता है जितना, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब एक बात यहां पे पता चल रहा है,
वो क्या है मालूम है? यहां पे इंसिडेंट लाइट ना बेटा ये बहुत बेहतरीन है, समझना है एक एक पॉइंट, थोड़ा सा टाइम जिंदगी का दे दोगे ना बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत काफी चीजें जानकारी मिलेगा आपको, इसलिए थोड़ा एलिब्रेट करके पढ़ रहे हैं। यहां पे देखो जानकारी क्या मिल रही है कि जो इंसिडेंट एंगल है ना, यहां पे इंसिडेंट एंगल जो है वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिंग एंगल से। बेटा एक बात याद रखना, देखो इंसिडेंट एंगल देखो इतना जाता, जब बराबर होता तो बराबर रहते, लेकिन क्या हुआ कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कम हो गया, इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा होता है जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है। ऐसे नए नए पॉइंट मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। तो कभी लिखा रहे बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे एयर से रेयरर से ऑप्टिकली, रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में वो रे ऑफ लाइट जा रही होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो हमारा क्या होगा भाई, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा हो जाएगा। इस केस में आ जाओ, यहां पे देखो बेटा ये इंसिडेंट एंगल है हमारा, नॉर्मली इंसिडेंट एंगल, लेकिन रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादा हो गया, देखो ना ये इतना है और ये ज्यादा हो गया। तो बेटा हमेशा अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से कम पड़ जाए, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना कि वो चीज डेंसर से रेयर में देखी जा रही है। मतलब हो सकता है पानी से हवा में देखा जा रहा हो, ठीक है, ज्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ देखा जा रहा होगा, ये गारंटी है, बात कंफर्म हो गई। ठीक है, तो बेटा ये कोई अगर पूछ सकता है, ये अंदर अंदर से देखो, जाते जाओगे कुछ चीजें नया नया मिलता जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा, मतलब हमारा पहला केस, और अगर इंसिडेंट एंगल कम हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल से, तो हमारा दूसरा केस, मतलब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। अब अगर देखा जाए दोनों को एक साथ में मिला दें कि ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर, फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, तो उसका एग्जाम्पल आपके नजर में कौन सा है? अरे हर चीज यार, हर चीज भाई, कोई भी चीज देख रहे हो, ग्लास से जस्ट मान लो एक ग्लास लगा हुआ है, उसके अंदर मान लो एक आर पार, जैसे आप कहीं रास्ते में देख रहे हो एक ग्लास लगा हुआ, उसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप देखोगे पहले रेयर से डेंसर, फिर वो डेंसर से रेयर में जाएगी, वो चीज दिखेगी। एक चीज एक ही काम नहीं होगा, दोनों काम एक साथ में होगा। अच्छा एक बात और जानकारी, देखो ये सब अगर बढ़ते जाओ तो बहुत कुछ है। आपको अगर देखा जाए भाई कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कहीं भी हो वहां पे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा होगा, बात को समझो, कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां पे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रिफ्रैक्शन ही हो और रिफ्लेक्शन ना हो, कोई वापस जाके वो लाइट आपके आंखों में ना आए तो दिखेगी ही नहीं। तो अगर देखा जाए रियलिटी में तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो चीज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज दिखती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो एनीथिंग कैन बी सीन, कैन बी विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बट इट लुक्स डिफरेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंट अगर दिखेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन बिना रिफ्लेक्शन के किसी चीज को देख नहीं पाओगे। बहुत जानकारी वाली चीज है, छोटी छोटी बातों पे एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, रियलिटी क्या होती है भाई कि किसी चीज को आप हमेशा जो देखते हो वो होता है ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में, लेकिन सामान तो पीछे रखा हुआ ना, तो फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में देखते हो। जैसे एग्जांपल बताओ, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये फेमस क्वेश्चन है भाई, ये स्लैब वाला, ग्लास स्लैब। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ग्लास स्लैब देखो ना, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है भाई। अब क्या काम करें बेटा, इसका एक्सपेरिमेंट नॉर्मली यहां पे टॉर्च का इस्तेमाल अगर करें, यहां पे क्या काम करें, रे ऑफ लाइट डालें। ठीक है, हमारे पास अभी फिलहाल टॉर्च नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके पर्पस से मैंने बनाया, इतना बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इसको तो आपको कर लो यार। अब क्या काम करो, यहां पे रे ऑफ लाइट एक डालोगे तो क्या करेगा, ये सीधा जाएगा नहीं, ये हमारा इसका नॉर्मल हो गया। मैं आपको समझा दूं, तो ये ग्लास स्लैब का एग्जांपल मैं दे दूं भाई, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा, तो ग्लास स्लैब ले लिया जाए। ठीक है, ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले लें। तो भाई ये हमारा ग्लास स्लैब है, बना दे रहा हूं यार इधर से ऐसे ही बड़ा सा, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये बना हुआ है। ठीक है, अब क्या काम करूं, जब यहां पे रे ऑफ लाइट डालेंगे, ऐसे ये नॉर्मल होता है बेटा, हमेशा नॉर्मल ऐसे बना दिया करो, हमेशा ये काम आदत डाल लो, एकदम नॉर्मल ऐसे बना दिया करो बेटा। ये जब रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी,
इस रे ऑफ लाइट जाएगी तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगी, लेकिन यहां पे मुड़ के तो नॉर्मल ऐसे रहेगी, ठीक है, ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल। लेकिन अब इसके बाद फिर रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी बेटा, ग्लास स्लैब के अंदर आप रे ऑफ लाइट डालकर देखोगे ना, ऐसे ही कहानी होगा, जो यहां पे बनेगा वैसे रे ऑफ लाइट यहां पे दिखेगी। सोच लो, तो अब क्या होगा भाई, ये यहां पे चली आई, ओके। अब क्या होगा, यहां पे इसका नॉर्मल हो गया, नया नॉर्मल बन गया भाई। अब ये चीज थोड़ी ना यहीं पे रह जाती है, फिर आगे तो देखना होता है। अरे भाई किसी चीज को देख रहे हो तो मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो ना, पहले इसको देख रहे हैं तो ये हमारा एयर से डेंसर में गया, अब डेंसर से रेयर में जाता है, तब जाके वो सामान दिख रहा है, देखो ना ऐसे दिख रहा है। तो पहले एयर से डेंसर, डेंसर से फिर एयर, तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में ही रियल में कोई चीज दिखती है जो ग्लास स्लैब या किसी चीज के पीछे रखी होती है। तो रियल में तो ऐसे बनेगा ना, तो यहां पे एक नया नॉर्मल बन गया, यहां पे एक नया नॉर्मल बना दो, मान लो इसका नाम n है, इसका नाम m दे दो। तो अब क्या काम करेगी बेटा, मुझे यही बताने की मकसद है, यही बताना मकसद है। ये इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन सीधा जाएगी क्या, आपको पहले बताया, यहां पे सारा काम दोनों को मिला दिया यार मैंने, दोनों को मिला दिया। ग्लास स्लैब उसका एग्जांपल हो गया, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, तो ये दोनों मिलाकर आता है। देखो ना, ये पहला हो गया कंडीशन, यहां तक का मुड़ गया, यहां तक का हो गया। दूसरा क्या है भाई, अब ये रे ऑफ लाइट बन गई नॉर्मल, एक जनरल रे ऑफ लाइट बन गई। अब ये इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो ना, नॉर्मल से सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो यहां पे डबल रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, यहां पे देखो ना, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो रियल में जो पाथ बनेगा वो कैसा बन रहा है, देख रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली क्या करना है भाई, स्केल रहे तो आप एग्जैक्टली बना दोगे। तो सबसे पहले इसको जाना था ऐसे, लेकिन मुड़ गई फिर थोड़ा सा अपने तरफ, उसके बाद फिर से डिविएट हो गई रास्ते से। तो बेटा इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन हुआ ना, देखो ना, एक बार यहां पे रिफ्रैक्ट की, एक बार यहां पे रिफ्रैक्ट की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि एयर से यहां पे पहले क्या है, कम डेंसिटी से, जिसका यहां पे एयर था, उसके बाद ज्यादा डेंसिटी, मतलब मान लो यहां पे ग्लास है, ग्लास से गई, फिर ग्लास से फिर से एयर में आई, ठीक है, तो एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, ऐसा। तो ये इस तरीके से इसका पाथ बन जाएगा। तो इसको हम लोग ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन बोलते हैं भाई। तो ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो हमने इसी के साथ कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये समझ में आया तो ये समझ में आया, और जब ये दोनों समझ में आएगा तो ये ग्लास स्लैब भी हो गया, है कि नहीं भाई। सामने एग्जाम्पल ले लिया भाई। अब ये क्या काम करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, यही वजह है कि अगर यहां पे किसी चीज को रखो, देखो अब बेटा मैं आपको यहां पे ऐसे सिंपल सा बड़ा आई लिख दूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे बड़ा सा आई लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इस आई को देखो देखो ना, ये क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा रास्ते को भटका दे रहा है। जैसे रियल में देखो ना, इसको आना चाहिए था इधर से, लेकिन देखो ना थोड़ा सा रास्ता क्रॉस है भाई, इसको जाना था इधर से, लेकिन थोड़ा सा रास्ता क्रॉस है। देखो ना, ये ऊपर थोड़ा दिख रहा है अलग से। ये क्या काम करता है, लाइट को क्या भटका दे रहा है। भटका देना मतलब क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया कि नहीं, तो बताओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैंने एग्जांपल दे दिया, एयर से डेंसर, डेंसर से एयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, या रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, दो बार एक साथ में हो जाए, ग्लास स्लैब का एग्जांपल दे दिया। तो बेटा ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो तरीके से होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन बता दी, सिंपल है ना, बताओ, ठीक है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये तो हो गया ना भाई। अब आगे बढ़ूं, अब रिफ्रैक्शन जब है तो इसके भी कुछ लॉज होंगे भाई, तो इसी के साथ कंप्लीट कर दे रहा हूं, कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं, यहीं पे कंप्लीट कर दे रहे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, इसको हेडिंग डाल दे ऐसे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कानून क्या है भाई, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के उसके कानून क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात बताओ, ये सब छोड़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही जैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग है। जो आप पहले पार्ट में पढ़े ना, वही चीज घुमाना है। जैसे एग्जांपल के लिए वहां पे मिरर का इस्तेमाल किया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर वहां पे काम करता था ना, जो वहां पे, यहां पे कॉनकेव लेंस ऐसा काम करेगा, पूरा उल्टा है। जो वहां पे कॉनकेव जो है कॉनकेव लेंस मिरर काम करता था, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम करेगा। तो दोनों का क्या है रिलेशन, काफी जस्ट उल्टा है, समझना बहुत आसान है। बताएंगे नेक्स्ट अभी जो पढ़ाएंगे जो है लेंसेज का एग्जांपल दूंगा ना भाई। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है, लेंसेज। और लेंसेज का मतलब जरूरी नहीं है
कि इसी तरीके से लेंसेज हो, हालांकि लेंसेज दो तरीके से जनरली बनाए जाते हैं भाई, ये बीच में मोटा है और बाकी बाजू बाजू में पतला है, तो ये हमारा है ये कॉन्वेक्स लेंस है। हालांकि अगर ये अंदर की तरफ धंसा होता तो कॉनकेव लेंस होता। तो ये नॉर्मली दो ही लेंसेज पड़ते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये भी लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। रियल में देखा जाए तो ये भी लेंस का कहीं ना कहीं फॉर्म हो गया, ठीक है, लेकिन अलग इसका नाम दिया जाता है। बहरहाल, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई? पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉपी पेस्ट कर दो इधर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलता था, लेकिन यहां पे नहीं ऐसा हो पाएगा प्लीज। यहां पे इंसिडेंट एंगल कभी भी रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर हो जाए तो कभी भी वहां पे रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल, हाँ ये बात है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाए तब वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये डिपेंड कर रहा है कैसा हो रहा है। तो वहां पे जो लॉ है भाई, अच्छा दूसरा लॉ इसका क्या पढ़े थे? दूसरा लॉ ये था कि जो इंसिडेंट एंगल होता था, रिफ्लेक्टिंग एंगल होता था, और जो नॉर्मल होता था वो एक ही प्लेन में होता था। बस वही दूसरा लॉ यहां का, इसका पहला लॉ है। क्या है भाई? फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग नहीं वहां वाला, रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, ऐसे आप चाहो लिख लो, समझो अपनी भाषा में, उसको डिफाइन कर लिया करो। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, सबसे बेस्ट आपको है आपके लिए समझना, नहीं तो बुक में हर चीज मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। दूसरा क्या है भाई? दूसरा लॉ क्या है भाई? एक साइंटिस्ट ने दिया था, वहां पे ऐसे जनरल नॉर्मल बात है कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग और आई आर और एन लाइज ऑन सेम प्लेन। लेकिन यहां पे दूसरा लॉ एक साइंटिस्ट के जरिए दिया गया था जिनका नाम था स्नेल्स। क्या नाम था भाई? स्नेल। तो उनका नाम था स्नेल, तो स्नेल ने स्नेल्स लॉ दिया था। तो दूसरा लॉ क्या है भाई? स्नेल्स लॉ। उनका क्या कहना भाई कि म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लो भैया एक नया टर्म, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब बेटा ये लोग रटने का लोगों का पेशा होता है, लोग रट लेते हैं। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि आई और आर, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, ये पढ़ा हुआ है। तो साइन आई, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 0 होता है। ऐसे ये तो आसानी से हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इंसिडेंट, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to, in refractive index is the ratio of sin of incident angle to the sin of refractive angle। ये बेटा बुक में लिखा होता है, लोग रटते हैं और ऐसे सेकंड लॉ को बता देते हैं, लेकिन मैं बताने चाह रहा हूं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब समझ में आ जाएगा तो फिर ये सेकंड लॉ आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं। तो इसको मिटाओ भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये तो पहला हो गया, दूसरा वाला उसका ये पहला हो गया, लेकिन स्नेल्स लॉ दूसरा है। तो इसको पहले समझने के लिए इसको हमने बता दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन रियलिटी में जानने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ ले रहे, तो अभी ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे मिटा देना, आसान है यार, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दोगे जिंदगी में मजे लोगे पूरे। 12th लेवल तक ये पढ़ेगा, पूरा समझ में आएगा। 12th लेवल में आप जाओगे नीट में देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि I इज ग्रेटर देन R, तो कौन सा होगा? अब I इज ग्रेटर देन R है, उसके मतलब इंसिडेंट ज्यादा है रिफ्रैक्टिंग से, तो भाई लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही होगी, ऐसा आता क्वेश्चन, देख लेना आप, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग, मैं पढ़ रहा हूं भाई, इसको एन से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ते हुए इसको डिनोट करते हैं कभी कभी आर आई से, कभी कभी एन से, कभी कभी म्यू से। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके बुक में अक्सर देखा हूं मैं एन से डिनोट किया है तो मैं एन यूज करूंगा, कभी कभी आर आई लिखूंगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना, ठीक है। ओके, देखो नाम ही इसका काफी है बताना। इंडेक्स, देखो इंडेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी बुक के इंडेक्स को देखकर आप बता देते हो कौन से पेज पर वो चैप्टर है। उस पेज का अगर आप क्या काम करोगे, इंडेक्स देखोगे, और इंडेक्स एक नंबर होता है, वहां से बता देते हो कहां पे क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है। बस वही कहानी यहां पे इंडेक्स है। ये जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भाई रे ऑफ लाइट, जो अपनी जो लाइट होती है वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है। यानी कोई भी चीज दुनिया में रे ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती है, लेकिन लाइट की स्पीड तेज किसमें होती है, वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। और कोई भी चीज दुनिया में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकती है। लेकिन अगर उसी लाइट को किसी ग्लास के अंदर डाल दिया जाए, उसी लाइट को किसी ग्लास से पास किया जाए, उसी लाइट को अगर मान लो ग्लास से पास कर रहे हो तो ये चेंज हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिव, ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि ये ग्लास, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपना क्या है, पानी का रिफ्रैक्ट करने का एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है बेटा, ये ग्लास स्लैब है ना, ये क्या काम करता है, किसी भी चीज को भाई एक लाइट, ये हमारी रे ऑफ लाइट है जो एयर में गई, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन ग्लास से टकराकर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो रास्ते से थोड़ी भटकेगी। उसी भटकने का क्या है नाम, रिफ्रैक्शन है। लेकिन कितना भटकेगा ना, ये एग्जैक्टली ग्लास बताएगा। तो ग्लास का एक फिक्स नंबर होता है कि कितना भटकेगा, ये पक्का मालूम है कितना भटकेगा ये ग्लास के अंदर, कितना भटकेगा ये पानी के अंदर, कितना भटकेगा ये हमारे लेंस के अंदर, रे ऑफ लाइट कितना भटकेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बहुत क्लियर बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई कि जब, ठीक है, नॉर्मल जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, नॉर्मल वैक्यूम या एयर के अंदर लगभग। लेकिन जब उसको किसी पानी से, केरोसिन से, किसी और लिक्विड से अगर गुजारा जाए, ग्लास से अगर उसको गुजारा जाए, तो उसकी स्पीड के अंदर कमी आ जाएगी, क्योंकि वो रास्ते से भटक जाती है। तो रास्ते से भटकने को तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन कितना भटकती है ना, हर एक मटेरियल का वो फिक्स नंबर होता है, उसी फिक्स नंबर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, एक कंपैरिजन है, क्या है भाई, एक कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, speed of light in vacuum to the speed of light in any medium, any material medium like glass, water, kerosene, whatever it is, petrol, कुछ भी ले लिया जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। तो ये क्या है भाई कि कोई स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से डिनोट करते हैं भाई। जो हमारी नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर में लोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा ये नॉर्मल। अब ये तो फिक्स होता है, लाइट की स्पीड फिक्स है, कभी भी एयर या वैक्यूम के अंदर ये हमेशा फिक्स, इससे ज्यादा कभी भी लाइट की स्पीड नहीं हो सकती है, फिक्स हो गया। अब यही लाइट किसी ग्लास के अंदर चली जाए, किसी नॉर्मल केरोसिन के अंदर, किसी मटेरियल के मीडियम के अंदर जाए, तो किसी मटेरियल मीडियम के अंदर जाए मान लो, तो क्या होगा, तो कितना, ये नॉर्मल फिक्स है पहले, तो उसमें कितना स्पीड के अंदर बदलाव हुआ, जो रियल में ओरिजिनल है, ओरिजिनल में रियल में कितना बदलाव हो गया, ये तो ओरिजिनल फिक्स है। इसमें कोई भी एक लाइट, रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाती है, ये मीडियम हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन कहां, इन एनी मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम या मीडियम ले लो, है कि नहीं। तो बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, ये हमारा स्पीड ऑफ
लाइट इन एयर या वैक्यूम ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वैक्यूम, क्योंकि इसके अंदर कभी भी लाइट की स्पीड कम नहीं होती है, एकदम फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक तरीके से ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन हमेशा ये ज्यादा होगा। तो जब पानी में मान लो एग्जांपल के लिए कोई रे ऑफ लाइट पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है सुपीरियर, तो हमेशा इससे कम ही हो सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कभी नहीं हो पाओगे। तो कितना रे ऑफ लाइट अगर देखा जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर देखा जाए किसी मीडियम में कितना है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं क्या है आपको समझा रहा हूं कि डिफाइन कैसे करते हैं, कहीं रटा रटाई चीजों पर यकीन ना करो, बस बार बार, इसलिए मैं समझाने का मकसद है, नहीं तो डायरेक्टली n = c/v कहकर आगे निकल जाता। लेकिन समझने की चीजें हैं जो आपको क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लोगों को पूरा पढ़ लेते समझ में नहीं आता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने उस तरीके से बताया, अभी यहां पे बता रहा हूं, इसको समझो। तो ये क्या है भाई, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसे बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। So what is refractive index? It is the comparison between speed of light in any medium like water, glass, any whatever it is, to the speed of light in vacuum. So it is a comparison, एक comparison है भाई, है कि नहीं? वो कंपैरिजन बार बार यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो कटेगा तो नंबर आएगा बार बार, तो वो नंबर आएगा, इसलिए इंडेक्स का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये नंबर आता है, कटेगा बार बार नंबर आएगा। सवाल ये है कि चलो सर एक काम करो, आप बताओ ना मुझे कि अलग तरीके से, पहले एक और डिफिनेशन दे दो सर, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हो गया भाई, लो तुमको ये वाला चाहिए ना, ये खत्म। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मेटेरियल मीडियम, है कि नहीं? ऐसे बड़ी सी बात बोलो। तो स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मेटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ भी लिखोगे सब कुछ सही है, सिर्फ समझने की नजरिया सही होना चाहिए, ठीक है? हो गया क्लियर? अब यहां पे क्या है भाई, एक बात बताता हूं मैं। मान लो आपके पास वाटर था भाई, ये वाटर है, पानी, और पानी के अंदर किसी रे ऑफ लाइट को डालते हो। अच्छा बेटा, मैं बार बार ये इसको भी ध्यान से देखो, जब चीजें नहीं समझ में आए तो कमेंट किया करो। देखो मैंने रे ऑफ लाइट को बार बार क्रॉस डालता हूं, इंक्लाइन डालता हूं, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर सीधा सीधा डालोगे ना, ये भी एक जानकारी की बात है, अगर रे ऑफ लाइट सीधा सीधा इसके अंदर डालोगे ना तो कभी भी भटकेगी नहीं, सीधा सीधा चली जाएगी। जब थोड़ा क्रॉस डालोगे तभी जाके ये सब रिफ्रैक्शन वगैरह दिखेगा। तो जब नॉर्मल पे डाल दोगे रे ऑफ लाइट तो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है, सीधा सीधा चली जाती है। थोड़ा क्रॉस करोगे तब जाके आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा। तो चलो इसी के साथ एक बात और बता दिया मैंने। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट को आपने यहां पे ऐसे डाला, ठीक है? तो इसको सीधा ना जाकर ये भटक जाएगी रास्ते से, तो भटक जाएगी क्योंकि इस पानी के अंदर, ये जो पानी है वाटर के अंदर, एक भटकाने का, बेंड करने का एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वो पानी का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, सबका ऐसे होता है, ठीक है? एयर का 1.01 लगभग करके, वैक्यूम के अंदर 1 होता है। तो ये सब ऐसे मालूम होना चाहिए आपको, रटा नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो रे ऑफ लाइट जाएगी तो थोड़ा भटक जाएगी, तो कितना भटकेगी, तो वो कैसे मिलेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, किसी रे ऑफ लाइट, जो किसी भी लाइट की जो स्पीड जो एयर में होगी, क्या वो ग्लास के अंदर, पानी के अंदर भी उतनी होगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है। तो पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो रियल में अगर देखा जाए तो ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा, मान लो 3 × 10⁸, ये तो फिक्स है। और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी भाई? इससे कम ही मिलेगी या बराबर हो सकता है। तो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या तो v बराबर, या तो कभी कभी हो सकता है v कभी गलती से c के बराबर हो सकता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम मतलब मान लो एयर ले लिया जाए, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, वो लगभग 1 होता है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है लगभग 1 बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो v बराबर जो c हो जाएगा तो हमेशा 1 आ जाएगा। बात को समझो। तो जब कभी भी v बराबर c आएगा तो v बराबर c मतलब क्या भाई कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसी मीडियम में। ऐसा रियल में कभी नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर ही हमेशा जो है
स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, बाकी किसी चीज के अंदर उससे कम ही होगा। आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जा ही नहीं सकती है, लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कभी जा ही नहीं सकती कोई भी चीज। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम से ज्यादा तेज नहीं जा सकता है, तो कभी भी कोई और मीडियम ले लोगे, मान लो पानी, गिलास, कोई भी चीज, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और जब ये कम आएगा वैल्यू, या मान लो एग्जांपल के लिए बराबर आ जाए, तो बराबर आएगा तो n बराबर 1 मिलेगा। तो n मतलब 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो अगर बोल दे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है किसी चीज का, तो आप समझ जाओ कि उसके मतलब उसकी स्पीड, वो मटेरियल की स्पीड, वहां पे अगर लाइट को जलाया जाए तो उसकी जो स्पीड होगी, लाइट की स्पीड, वो वैक्यूम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन मान लो पानी के अंदर डाल रहे हो आप, लाइट चालू कर रहे हो, तो जो एयर में होगा वो पानी के अंदर तो उसकी स्पीड होगी नहीं, तो पानी के अंदर स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये कम होगी भाई। तो जब ये कम होगा, जाहिर सी बात है, तो हमेशा ज्यादा डिवाइड बाई कम कोई ना कोई ज्यादा नंबर आएगा। जैसे मान लो कुछ भी ले लिया जाए, जब कम यहां पे लोगे n = c, तो फिक्स है 3 × 10⁸। अब कोई अगर मान लो इससे कम कर दिया जाए, किसी चीज की स्पीड जो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ग्लास की बात कर दूं, इसी वक्त क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ग्लास में जो है लाइट की जो स्पीड होती है वो 10⁸ होती है बेटा, जानकारी इसी को बता दी, आपको काम भी हो जाएगा। तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, किससे? हमेशा कम होगी भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो वहां पे होती है 2 × 10⁸। अब बताओ, इसको डिवाइड करेंगे 10⁸ कट जाएगा, 3.2 मतलब 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी 1 से ज्यादा आए, जितना ज्यादा जाएगा, उसके मतलब समझ जाना वो लिक्विड उतना ही गाढ़ा होगा, है कि नहीं, ज्यादा डेंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा गाढ़ापन रहेगा, जितना ज्यादा डेंसर रहेगा, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो बेटा कोई बोले डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। कितना जानकारी वाली चीज है, अगर देखा जाए रियलिटी, ये छोटी सी एक टॉपिक है, बुक में ऐसे निकल जाता है टॉपिक, लेकिन रियलिटी में देखा जाए कितना ज्यादा समझने वाला चीज है कि जो भी चीज ज्यादा सॉलिड रहेगा, ज्यादा डेंसर रहेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर वाला तो फिक्स है वैल्यू, तो नीचे वाली स्पीड जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो जब जितना कम करते जाओगे उतना वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई एक बड़ा नंबर है, उसको जितना कम से डिवाइड करोगे तो उतना ज्यादा मिलेगा ना। अरे भाई आपके पास बहुत रुपए हैं, मान लो 1000 रुपए हैं, आप एक आदमी को बांटो, 2 आदमी को बांटो, 5 आदमी को, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी भाई? नंबर कम होती जाएगी। लेकिन नंबर जब घटाते जाओगे तो ये जैसे जैसे नंबर नीचे का वैल्यू घटता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा भाई? ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 1000 रुपए थे, आपने क्या किया? 10 लोगों में बांटा, तो थोड़ा तो मिला, मान लो 10 लोगों में बांटा तो 100 रुपए मिल गए। लेकिन आपने क्या किया? 5 लोगों में बांटा तो 200 मिल जाएगी, है कि नहीं? तो जैसे जैसे कम लोगों में बांटोगे वैल्यू ज्यादा आती जाएगी। तो जब ये कम नीचे वाली वैल्यू रहेगी तो हमेशा क्या होगा? नंबर ये ज्यादा मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा मिले तो समझ जाना कि भाई वहां पर उस पार्टिकुलर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बताए, कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 5.0 है, तो समझ जाना उसके मतलब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो बहुत कम होगी। अगर कोई रिफ्रैक्टिव कोई ऐसा बोल दे कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 10 है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो बताओ भाई किसके अंदर लाइट ज्यादा भागेगी? तो आप सीधा सीधा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, उसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा तेज नहीं चलेगी, क्योंकि कम रहेगा तभी तो ज्यादा मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह ज्यादा डिवाइड बाय कम, तो ज्यादा, जितना कम करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत सिंपल चीज नहीं है ऐसे समझना, रियल में इसके अंदर एक कहानी है जो मैंने आपको बताया। तो बेटा इस चीज को हम लोग नॉर्मली फार्मूले के फॉर्म में दिया, और एक तरीके से आइंस्टाइन की चीजें ये बनाई हुई हैं आगे, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो सकता है कि, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, तो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो पूरी चीजें वहीं पे समाने लगेंगी, है कि नहीं? वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी उसके मतलब वो चीज क्या है भाई? डेंसर ज्यादा नहीं है। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एयर का देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई? कम होगा। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो लगभग 1 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये सब छोटी छोटी बातें जिसको समझो। अब यहां पे एक चीज और समझना है, मैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता ही दिया ना, तो एक छोटा सा यहां पे काम क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई यही बात, ये रियल है फॉर्मूला, ये रियल डेफिनेशन है जो हमने आपको दिखाया। लेकिन ये स्नेल बाबा ना, ये जो स्नेल थे
उन्होंने दूसरा तरीका निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का। देखो कहां से जुड़ा हुआ है, कहां चीज, देखो कितना कनेक्टेड है। ये जो स्नेल थे ना, इन्होंने बोला कि बाबा आप जो तरीका आपका है वो बेस्ट है, लेकिन हमारे पास भी एक तरीका है। मैं क्या काम करूंगा, किसी रे ऑफ लाइट को किसी ग्लास से जब या किसी मीडियम पे पास कराऊंगा और देखूंगा उसका इंसिडेंट एंगल कितना है और देखूंगा उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्या जबरदस्त साइंटिस्ट है यार। इसने क्या किया, आपन तो ये देख रहे हो कि सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना एक डिफिकल्ट काम है। किसी ग्लास के अंदर लाइट डालो तो कितना स्पीड से जा रहा है, एक मेजर करना डिफिकल्ट काम है। इसने तरीका अपना लिया, ये तो आसान है ना भाई, कितने एंगल से डिविएट हो रहा है रास्ता, कितना भटक रहा है, ये तो आसान है। तो इसने क्या किया, इसने बोला भाई बहुत आसान तरीका है, साइन और कितना इंसिडेंट एंगल से आप डाल रहे थे और कितना भटक गया, उन दोनों का साइन ले लो, ऑटोमेटिक जो नंबर आएगा, मान लो यहां साइन आ जाए साइन 90 और ये आ जाए साइन, एग्जाम्पल के लिए कितना ले ले भाई, 30 ले लो, चलो एग्जाम्पल के लिए साइन 30 ले लो, तो उसके मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2, आंसर आ गया, n = 2, खत्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो सेकंड लॉ अब समझ में आया। सेकंड लॉ क्या है भाई, ये स्नेल की देन है, जहां पे ये आसान हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का निकालना, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट एंगल निकालना आसान है किसी चीज का, और रिफ्रैक्टिंग एंगल निकालना, उसका साइन ले लो, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब ये मिल जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये जब मिल जाएगा n तो यहां पे रख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट मालूम है पहले से, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, n इससे डिवाइड हो जाएगा, मान लो v इधर आ जाएगा, c/n, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सी, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये समझना तो जरूरी है, लेकिन रियल में निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्नेल की, क्योंकि स्नेल से हमारा काम आसानी से हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा तो हमें स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में भी मिल जाएगी। बेटा कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम लोग मान लो यहां पे एयर से लेकर, एयर से मान लो यहां पे कहां जा रहा था, किसी मीडियम में, तो रेयर मीडियम से, जैसे 1 से 2, जिसको हम 1 को बोलते हैं रेयर मीडियम और 2 को बोलते हैं डेंसर, तो जब रेयर से डेंसर में जाता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी जब रेयर से डेंसर जाता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेटा उल्टा करते हैं, डेंसर टू रेयर तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर तो ये C/B, लेकिन डेंसर टू रेयर तो उसको बोलेंगे V/C। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला जो होता है इसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा एग्जैक्टली पता चल जाएगा, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या होता है भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीके से होता है भाई, 2 तरीके से। नंबर 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट का फार्मूला मैंने बता दिया भाई कि डेंसिटी अगर मान लो एयर से रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो फार्मूला होता है C/B, एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन अगर मान लो रिलेटिव दिया जाए, रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि एक रे ऑफ लाइट है, मान लो यहां पे वाटर है और वाटर के बाद ग्लास रखा हुआ है कि नहीं, तो वाटर में जाए मान लो, तो यहां पे एयर था, एयर से वाटर में जाए, वाटर से फिर ग्लास में जाए, ग्लास से फिर से कहीं और जाए, तो 2 मीडियम, यहां पे देखो एक मीडियम है एयर, एयर से वाटर, या वाटर एक मीडियम, वाटर से ग्लास में जाए, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ये एयर के लिए अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट वाटर के लिए अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के लिए अलग होगा। तो 2 स्पीड ऑफ लाइट का 2 मीडियम में आपस में कंपेयर करना, 2 मीडियम में कंपेयर करना, उसका नाम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो उसको भी वैसे डिनोट करेंगे। लेकिन मान लो यहां पे क्या है भाई, यहां पे एग्जांपल के लिए एयर और वाटर ले रहा हूं मैं, तो एयर और वाटर लिख देंगे। लेकिन स्पीड ऑफ यहां पे क्या है, आपने देखा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है भाई। जब ये देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के मीडियम में उसका उल्टा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये जब एयर और वाटर लेंगे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ क्या लिख देंगे, एयर लिख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयर,
तो ये हमारा कहलाता है भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या, अगर यहां पे 1 ले लूं मैं और यहां पे 2 लिख दूं तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 1 होता है। मतलब दो लोगों को आपस में कंपेयर करना। भाई क्यों उल्टा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रिलेशन उल्टा होता है। तो जब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो ये इसका नाम वाटर और गिलास ले लिया जाए तो यहां पे वाटर, यहां पे गिलास, तो गिलास और डिवाइड बाय वाटर आ जाएगा। तो जब दो वेलोसिटी को आपस में कंपेयर कर ले, सी ना लिखें बल्कि दो वेलोसिटी को आपस में कंपेयर कर ले, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना आसान है यार, है कि नहीं? कितना आसान है, हो गया। तो मैंने ये बात बता दिया भाई, क्लियर कर दिया, रिफ्रैक्शन आपको क्लियर कर दिया। तो आज हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं भाई, उसका जवाब मिलेगा आज। ठीक है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं सर, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ये भी एक जवाब मिल जाएगा। ये जो मिराज होता है इसका भी जवाब मिल जाएगा भाई, कि जो आप देखते हो गर्मी में, खासकर रेगिस्तान वगैरह में, जब बहुत या ऐसे भी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो आगे आगे जैसे भी देखोगे नॉर्मल हाईवे वगैरह पे, हाईवेज पे देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे आगे पानी है, लेकिन रियल में पानी नहीं देगा, वो पानी आगे जैसे जाते जाओगे वो शिफ्ट होता जाएगा। तो भाई एक ऐसा क्यों होता है? तो ये है क्या, ये कहां से आता है ऐसा इमेज, इल्यूजन कहां से डेवलप हो रहा है, उसका जवाब मिल जाएगा भाई आज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ही। उसके बाद जो स्टार्स हैं रियल में वो जहां पे होते हैं वो पोजीशन आपको दिखती ही नहीं है, बल्कि उससे ऊंचाई वाली पोजीशन दिखती है। स्टार जहां पे होते हैं वो नहीं होते वहां पर, बल्कि उससे ऊंचाई पर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जो आप देख रहे हो है ही नहीं, है कि नहीं? तो इल्यूजन। उसके बाद जो आपका सनराइज है वो 2 मिनट पहले ही आपको दिखने लगता है, यानी 2 मिनट पहले ही जो सन आपको दिखता है कि वो निकल चुका है, लेकिन वो सनराइज होता ही नहीं है, 2 मिनट बाद होता है। और अगर देखा जाए सनसेट 2 हो जाता है, उसके बाद 2 मिनट बाद आपको पता चलता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, डिले और एडवांस क्यों हो रहा है? तो इन सब का जवाब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पता चलेगा। अब सवाल यह है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन। बहुत डिटेल में बताया रिफ्रैक्शन भाई, ठीक है। जो पिछले लेक्चर थे उसके अंदर हमने पूरा रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, लेकिन उससे क्या मतलब, अभी जो चीजें हैं उसकी जरूरत, उसका यूज करते हैं। तो पहले मैं आप बता दूं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई। सिंपल देखो, अगर अर्थ, जहां पे अर्थ है, जहां पे आप लोग हो, जहां पे हम लोग ये हैं, ये अर्थ है हमारा, ठीक है। जैसे जैसे इसके ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे इससे ऊंचाई पर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा बताओ? जैसे जैसे अर्थ से ऊंचाई पर जाएंगे आप, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहले समझो। क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन पहले समझो, उसके साथ एटमॉस्फेयर पहले पढ़ रहे हैं, फिर रिफ्रैक्शन का देख रहे हैं, उसके बाद ये सब जवाब उसी के अंदर छुपा होगा, मिल जाएगा फटाफट यार। ठीक है, ये आपका प्यारा सा अर्थ है भाई, जमीन, पृथ्वी। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे वैसे वैसे होता क्या है, जो वार्म एयर है वो ठंडी होती जाती है बेटा, क्योंकि नीचे जो होता है वो वार्म एयर होता है, यहां पे वार्म एयर होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे भाई वो ठंडा होता जाएगा और एटमॉस्फेयर क्या होगा, कम होता जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट है कम होता जाएगा, यहां तक कि आप वैक्यूम की तरफ बढ़ने लगोगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जो एटमॉस्फेयर वो अर्थ के इर्द गिर्द में है भाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जो एयर है वो क्या होती है, हल्की होती जाती है। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अर्थ के इर्द गिर्द में क्या होता है, डेंसर होता है भाई। जो मीडियम है हमारा कौन सा होता है, ऑप्टिकली डेंसर। ये बहुत ज्यादा मैंने बोला है, ऑप्टिकली डेंसर। जो जमीन के इर्द गिर्द में है जो एरिया, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा बेटा, ये रेयरर होता है। ठीक है, रेयरर। अब होता क्या, ये बात तो पहले समझ में आ गया, ये रियलिटी है कि जैसे, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है यार। जो एरोप्लेन जहां पे चलती है 10-15 किलोमीटर दूर पे, वहीं पे इक्वी एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसे अंदाजा लगाओ ना कि जैसे और ऊंचाई पे जाओगे एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो लाइट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये भी बता दे रहा हूं मैं। लाइट देखो, लाइट एस्ट्रोनॉट्स को क्या है, पूरा आसमान पूरा सब कुछ डार्क दिखाई देता है, क्योंकि लाइट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की ही वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़े थे, उसकी वजह से कोई भी चीज दिखता है तो बाहर। यहां पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यहां पे नीचे जमीन के पास। और जैसे जैसे ऊंचाई जाओगे वहां पे क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा। ठीक है,
नॉर्मली ऑप्टिकली क्या होगा, रेयरर होगा। अब क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट, मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी, आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती थी, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। तो अब यही चीज यहां पे समझना है, यहां पे समझो। तो आप मान लो एग्जांपल के लिए जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से एक स्टार यहां पे रखा हुआ है, एक स्टार यहां पे है, तो ये स्टार यहां पे है और आप क्या काम कर रहे हो, यहां से मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे अर्थ पे आप यहां पे खड़े हो और उसको देख रहे हो, तो होगा क्या भाई, अर्थ से यहां पे लाइट आएगी, ठीक है। आप इसको स्टार को, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कंप्लीट कर दो, उसी के साथ यहां पे सारी चीजें खत्म हो जाएगा, ठीक है, बातें धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये लाइट को सीधा सीधा आना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा लाइट ना आकर क्या करेगी भाई, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, फिर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी लाइट, तो ये सीधा ना आकर ऐसे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ये बेंड होने लगेगी। लेकिन आपको ये क्या है, नॉर्मली बेंड होने लगेगी। जाहिर सी बात है भाई, जब कभी भी लाइट, ऐसे सिंपल समझो कि जब लाइट कभी भी यहां पे रेयरर से डेंसर में जाती है तो जो होती है वो दिखती ही नहीं भाई, मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। देखो ना, ये ऐसे मैंने सीधा डाल दिया तो रॉड को एकदम सीधा सीधा दिखना चाहिए था ना, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है जैसे मुड़ गया है, देखो ना ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पे मुड़ गया है, लेकिन ये क्या है भाई, रियल में ऐसा हो रहा है क्या, अंदर देखेंगे नहीं हो रहा है भाई, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है, दिख इसीलिए है, तो इसीलिए रहा है क्योंकि ये ऊपर रेयरर है, हम रेयरर से डेंसर में देख रहे हैं, यहां पानी है, तो रेयरर से डेंसर में देखेंगे तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो जो स्टार से जो लाइट, मान लो एग्जांपल के लिए इसको देखने के लिए जो चाहिए था, ये मान लो स्टार यहां पे लाइट था, यहां पे स्टार था और इसको यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, अपने आंखों तक आएगी तभी तो दिखेगा भाई, रिफ्लेक्ट होके आंखों तक आएगी तभी दिखने वाला है। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, हर कंटिन्यू, मतलब अभी हवा चलने लगे एटमॉस्फेयर बदल गया, टेम्परेचर बदल जाता है, देखते ना ह्यूमिडिटी बदल जाती है, तो एटमॉस्फेयर क्या है ना, कंटिन्यू ये चेंज होता रहता है। जैसे कभी क्या होगा, ये स्टार क्या है, जब यहां पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर, मान लो 3 रे ऑफ लाइट आ रही थी आपके आंखों तक, 3 रे ऑफ लाइट यहां तक आ रही थी, तो अगर तीनों के तीनों वहां से निकले थे और तीनों पहुंच जाते तो आपको वो एग्जैक्टली जैसा था वैसे दिखता। लेकिन होता क्या है, जैसे यहां से आए यहां पे कुछ बेंड हो गई, पता चला 3 में से 2 ही आपके आंखों तक पहुंची, जस्ट उसी सेकंड में देखा कि उसी सेकंड में क्या हुआ, फिर से एक ही पहुंचने लगी, फिर कोई नहीं पहुंच रही, फिर एक पहुंच रही है। तो होता क्या है कि भाई रे ऑफ लाइट कंटिन्यू यहां पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से, लगातार यहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव होने की वजह से, यहां पे डेंसिटी के अंदर बदलाव होने की वजह से क्या होता है, जो एग्जैक्ट रे ऑफ लाइट होती है वो आपके आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो होता क्या है कि आपको लगता है कि वो चीज क्या है भाई, जलती बुझती हुई दिखाई देगी। उसका वजह क्या है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली पूरी अगर आपके आंखों तक पहुंचती तब तो वो एग्जैक्टली जैसा था वैसे ही दिखाई देता है। जैसे मान लो एक लाइट है सामने, तो उसको हम देखेंगे तो पूरी लाइट हमारे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ रही है, तो वो एग्जैक्टली वही है जो दिख रहा है। लेकिन ऐसा हो जाए फॉग के मौसम में, जब बहुत ज्यादा ठंडी हो, फॉग पड़ रहा हो और कहीं लाइट होती है तो टिमटिमाती नजर आती है, ट्विंकल करती है। ट्विंकल इसलिए करती है क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा फॉग होने की वजह से पूरी रे ऑफ लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ क्या करती है, बेंड हो जाती है रास्ते में। जब रास्ते में बेंड हो जाएगी तो कुछ ही तो पहुंच पाएगी, लेकिन ये भी नहीं कि वही पहुंचे तब भी ठीक है, थोड़ा डिम दिखेगा। लेकिन क्या होता है, जस्ट दूसरे सेकंड में क्या होता है भाई, कुछ पहुंच रही है, बाद में क्या है, कुछ ज्यादा पहुंचने लगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो कभी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर कुछ लाइट पहुंच रही है, कभी कम पहुंच रही है, फिर कभी ज्यादा पहुंच रही है। तो जब कभी भी लाइट कम और ज्यादा पहुंचेगी आपके आंखों तक तो वो चीज कैसे दिखती है भाई, ब्लिंकिंग करती दिखाई देती है। जैसे मान लो आप बल्ब लो, उसको चालू बंद करो, तो जल्दी चालू बंद करोगे तो क्या करेगा, टिमटिमाएगा भाई, वो रिफ्लेक्ट क्या ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो वही सेम कहानी स्टार का होता है। स्टार बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई के होने की वजह से यहां पे भाई अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर में आने की वजह से नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती जाती है। और आपको होता क्या है कि ये जितना लाइट यहां से इमिट करके आपके आंखों तक आना था वो उतना आती ही नहीं, बल्कि यही रास्ते में बदलती रहती है, सीधा उतना ही नहीं आती। अगर मान लो थोड़ा ही आती तो वो डिम दिखता, लेकिन थोड़ा नहीं आती है, कभी थोड़ा आ गई, फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, फिर ज्यादा आ गई, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ऐसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव होने की वजह से लगातार क्या होता है, ये लाइट
एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होके मान लो सीधा चली, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, तो ये क्या होती है, कंटिन्यू आपके आंखों तक एग्जैक्ट लाइट पहुंच ही नहीं पाती है, बल्कि कम ज्यादा होती रहती है। तो इसी फ्लक्चुएशन रिफ्रैक्शन की वजह से है हमारा क्या है, स्टार ट्विंकल होता दिखाई देता है, लेकिन रियल में ट्विंकल नहीं करता है। अगर वैसे प्लेनेट के बारे में देख लिया जाए भाई, जो आपका प्लेनेट होता है वो ट्विंकल करता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका वजह क्या, वो बहुत क्लोज होता है अर्थ के। जब चीजें अर्थ के क्लोज होंगी तो उसके अंदर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होगा, बहुत ज्यादा भी क्लोज नहीं है, लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाता है ना। जैसे मान लो वीनस देख लिया जाए रात में, तो वीनस क्या है, आराम से दिखाई देता है, लेकिन ट्विंकल करता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो नजदीक है और उसका साइज भी तो बड़ा है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी बल्ब उसका साइज बड़ा रहेगा ना, तो वो ट्विंकल करता हुआ ज्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उसके अंदर लाइट तो काफी इफिशियंट है ना भाई। तो कहीं ना कहीं इधर का नहीं तो उधर का नहीं, तो उधर का नहीं तो इधर का नहीं, तो आपकी आंखों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ट्विंकल आसानी से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा ट्विंकल का। लेकिन कोई स्टार है तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, तो छोटा भी होता है और दूरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो काफी लाइट एनर्जी लॉस हो जाती है एक तरीके से वहां पे देखा जाए। तो आपकी आंखों तक एग्जैक्ट बार बार वेरी करने की वजह से वो ट्विंकल होता दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्विंकलिंग स्टार। अब यहां पे देखा जाए, मैं पहले स्टार्स जो होते हैं वो अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर, क्यों ऐसा होते हैं भाई, इसको बता देता हूं, बाद में मिराज बताता हूं। ठीक है, या फिर उसके बाद बता देता हूं, मिराज को लास्ट में बताता हूं। उसका वजह क्या है, क्योंकि मिराज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसको बताने के बाद फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार अपीयर्स जो होते हैं वो हायर देन दे आर, ऐसा क्यों होता है भाई। जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल में जहां पे होते हैं वहां पे दिखाई ही नहीं देते, ऐसा क्यों है, क्या वजह होता है भाई। तो देखो, मान लो एग्जांपल के लिए आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो भाई चीजों को, और एक स्टार यहां पे है। ठीक है, एक स्टार यहां पे है, एक स्टार यहां पे है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रियल में होता क्या है भाई, सीधा सीधा, जाहिर सी बात, इसको तो आना चाहिए सीधा सीधा, ऐसे ऐसे सीधा आना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, यहां पे तो वैक्यूम है, तो यहां पे चलो ठीक है, एक ही जैसा एटमॉस्फेयर था, चला यहां पे जैसे एटमॉस्फेयर जो है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, वहां पे क्या हुआ, ये रेयरर था, इधर क्या था भाई, रेयरर था, और जैसे एटमॉस्फेयर में आया वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है भाई, अलग अलग गैसेस हैं, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये ऐसे जाना था सीधा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर से ये इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, फिर से ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए सीधा जाना था, लेकिन ये क्या दिखेगा भाई, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये सीधा ना आकर मुड़ जाएगा, और आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो यहां पर, तो आप टेढ़ा कभी नहीं देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऑब्जर्वेशन यहां पे कर रहे हो, तो ये किधर आएगा, ये मुड़कर आएगा, मतलब अगर आपके आंखों तक हुआ है वो मुड़कर पूरा पूरा पहुंच जाएगी लाइट। और रियल में अगर देखा जाए ये कहां है भाई, कभी भी एग्जाम्पल के लिए आप यहां से देख रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप यहां से देख रहे हो, एक स्टार यहां पे है, तो इंटरनल जो है इसके रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 क्या होगा, ऐसे सीधा सीधा एक बेंड लाइट, एक कर्व रेस बना देगा। लेकिन रियल में आपकी जो टेंडेंसी इंसान की देखने की होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है। इंसान कभी भी सीधा के अलावा कभी भी वो बेंड चीजों को नहीं देख पाता, उसकी खासियत होती है। तो क्या करेगा भाई, ये हमेशा इंसान यहां पे जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसको हमेशा सीधा दिखेगा, तो ये चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होकर यहां पे दिखेगी। मतलब रियल में वो चीज यहां पर रहेगी, लेकिन कहां पे दिखेगी, जस्ट थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखेगा, क्योंकि जो लाइट उससे आ रही है स्टार से, वो लगातार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से बेंड हो गई है। तो जब बेंड हो जाएगी तो वो चीज दिखेगी ही नहीं, तो वो सीधा सीधा देखेगा, तो स्टार उसको यहां पे दिख रहा है, लेकिन रियल में वो स्टार यहां पे होता ही नहीं है। तो जो स्टार्स होते हैं वो अपीयर होते हैं हायर देन दे एक्चुअली आर, क्यों, क्योंकि भाई ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, कि नीचे हमारा डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है, तो ऊपर से जब कभी आएगा ज्यादा की तरफ, फिर ज्यादा, फिर देखो ऊपर से ज्यादा की तरफ, फिर थोड़ा और ज्यादा, जैसे जैसे जमीन से नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उतना ही रिफ्लेक्ट लगातार रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो वो सीधा आने के बजाय वो क्या करेगा भाई, बेंड हो जाएगा, तो ना यहां जाकर यहां पे पहुंच जाएगा। और आप मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो इस स्टार को, यहां पे देख रहे हो, तो ये यहां पे है, लेकिन आपको तो सीधा देखने की आदत है ना, तो आपको यहां पे दिखेगा बार बार, क्योंकि आप तो हमेशा किसी चीज को सीधा देख सकते हो ना, तो आप सीधा देखने की वजह से ये दिखेगा नहीं, यहां पर दिखेगा, तो जहां पे रहेगा वो उससे हाइट पर दिखता है। तो ये हमारा हो गया भाई, स्टार्स जो होते हैं वो अपीयर्स होते हैं हायर देन दे एक्चुअली आर, क्यों, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बस और कुछ वजह नहीं है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है भाई, लगातार, यही से बात है, एयर के अंदर क्या होता है भाई,
हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या है, बदलाव है, लेयर बाय लेयर बदलाव है डेंसिटी के अंदर। जैसे जैसे नीचे पे आओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी नीचे जैसे आने पर नीचे बढ़ती रहती है, तो बढ़ेगी। तो कभी भी ये आपने पढ़ा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 वो बेंड हो जाएगी डायरेक्ट, तो रहेगी यहां पर, और आपको देखने की आदत सीधा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप हमेशा क्या करोगे, सीधा देखोगे तो आप ऊंचाई पे देखोगे, तो आपको ऊंचा दिखेगा, लेकिन रियल में यहां रहेगा। सेम डिक्टो कॉन्सेप्ट एडवांस सनराइज और सन जो है डिलेड के अंदर होता है। कैसे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए इसको मिटा रहे हैं, मिराज बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना। सेम एग्जांपल यहां पे देखो भाई, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये अर्थ है भाई, ये अर्थ है, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए यहां पर खड़े हो, बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट, ये जो अर्थ है ना, जो सीधी रेखा होती है, ये जहां पे कोई एक ऑब्जर्वर अगर सीधा सीधा ऑब्जर्व करता है, जहां पे ये समझ लो कैसे हॉरिजन, इसको बोलते हैं हॉरिजन, हॉरिजन। तो हॉरिजन क्या होता है भाई, कि जो सन, अगर मान लो कोई सन, ऐसे सिंपल से समझो कि अगर कोई जो हमारा जो सन होता है, सन तो एक तरीके से फोकस की तरह फिक्स है, चल रहा है, लेकिन क्या है, हमारा अर्थ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये हॉरिजन से अगर सन ऊपर होता है तो दिन होता है, और हॉरिजन से अगर सन नीचे होता है तो रात होता है। ऐसे सिंपल मैं समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हॉरिजन से अगर ऊपर है, हॉरिजन मतलब समझ लो ये डिसाइड करती है, ये लाइन ऐसी है जो डिसाइड करती है सन की पोजीशन को। अगर हॉरिजन से सन नीचे रहेगा तो समझ लो रात हो गया, हॉरिजन से सन ऊपर रहेगा उसका मतलब दिन चालू हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन लाइन है, मान लो ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है भाई, इसके अंदर पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये हॉरिजन पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को। एग्जाम्पल के लिए सनराइज की बात करते हैं, यहां पे अभी सन है, मौजूद है, यहां पे सन मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये तो अभी सन निकला नहीं है, मतलब राइज नहीं हुआ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि आपको सन जो है यहीं पे निकला होता दिखाई देता है, 2 मिनट पहले ही आपको सन यहां पे दिखाई देता है, लेकिन सन होता है यहां पर। ऐसा क्यों होता है, देखो यहां पे डेंसिटी कम होती है बेटा, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की तरफ कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर की तरफ आएगी तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो सनलाइट अगर देखा जाए, आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, अगर सनलाइट को देखा जाए तो इसे सीधा सीधा जाना चाहिए था भाई, सनलाइट से सीधा जाना चाहिए था। आप ऐसे समझे जैसे उसको देख रहे थे यार, कि उसको मान लो स्टार था तो स्टार का लाइट सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड हो जाता है, वो आपके आंखों वहां पे क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो बेंड हो जा रहा है तो सीधा सीधा पहुंच गया पहले ही, ठीक है, बेंड होने की वजह से। तो इंसान वहां पे जो खड़ा है उसको सीधा देखेगा तो वहां पे दिखने लगेगा, वही कहानी यहां है। मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां पे सन है, तो सन पहले ही 2 मिनट पहले ही अभी निकला नहीं है, मान लो एग्जाम्पल की रियल में निकला नहीं है, लेकिन क्या होता है, तो सन की जो लाइट होगी वो सीधा सीधा लाइट जाएगी भाई, सीधा जाएगी। सीधा अगर मान लो और नीचे होता, सीधा चली गई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा भाई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई नहीं तो आपको रात दिखेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे सन थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ये सनलाइट जा रही थी, लेकिन यहां पे था पूरा पूरा डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम होने की वजह से अपना बेंड कर जाएगी थोड़ा, फिर थोड़ा बेंड कर जाएगी, फिर थोड़ा बेंड कर जाएगी, यहां पे लाइट थोड़ा बेंड कर जाएगी, फिर थोड़ा बेंड, यहां पे लाइट जो रहेगी थोड़ा बेंड, फिर यहां पे लाइट थोड़ा बेंड, थोड़ा बेंड। तो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, देखो यहां पे डेंसिटी कम थी, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इंसान खड़ा है उस एरिया में, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द में जो डेंसिटी वो ज्यादा है, तो क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को अपने तरफ बेंड करा लेगी। तो इंसान यहां पे है तो रियल में ऐसे एक बेंड लाइट दिखेगा, एक बेंड लाइट दिखेगा इसको। क्यों, ये लाइट सीधा सीधा ना जाकर ये बेंड हो जाएगी भाई, जो सनराइज है, ये सन जो लाइट है, ये सीधा सीधा ना जाकर ये इंसान तक पहुंचेगी, वहां पे बेंडिंग दिखेगी। मतलब क्यों, अच्छा ये जो रे ऑफ लाइट है अगर सीधा चली जाती, आपके आंखों पर नहीं आती, तब तो आपको अंधेरा दिखता, बात को समझो। लेकिन ये बेंड होकर आपके आंखों तक आ गई, और जब आंखों तक आ गई तो पक्का वो चीज दिखेगी भाई। कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं सर तो ऐसे दिखता है ना, फिर सन नीचे दिखना चाहिए था ना, बात को समझो। सन, ये जो रे ऑफ लाइट थी वो सीधा सीधा अगर आपके आंखों तक नहीं आती तो अंधेरा है। जैसे इस टाइम अगर मान लो रात है तो अंधेरा है भाई, रे ऑफ लाइट, सन लाइट जो जा रही है वो सीधा सीधा चली जा रही होगी,
आपकी आंखों तक नहीं आई, लेकिन सुबह 2 मिनट पहले सूरज निकलने से ना क्या होता है, ये सनलाइट सीधा सीधा तो जा रही, मान लो ऐसे जाती तो आपकी आंखों तक नहीं आ पाती थी, लेकिन जब थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही ना हॉरिजन से जब आती है तो होता क्या है कि सनलाइट सीधा सीधा तो जा रही थी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से, यहां पे डेंसिटी कम यहां पे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये मुड़ गई, अर्थ पे मुड़ गई, और अर्थ पे जो भी इंसान रहेगा उसको ये मुड़ी हुई लाइट दिखेगी। तो मुड़ी हुई लाइट जब दिख गई तो सन समझ लो दिखेगा, लेकिन सन दिखेगा वहां पे नहीं जहां पे है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत जो होगी वो सीधा देखने की होगी बेटा, तो आप कभी भी सीधा देखोगे, ये सीधा, तो आप हमेशा क्या देखोगे? सीधा देखोगे। तो इसीलिए आपकी आदत है सीधा, आप बेंड कभी देख ही नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको क्या दिखेगा? सनलाइट आपके आंखों तक पहुंच गई, उजाला तो पक्का है, लेकिन जो दिखने में वो ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्या है? सीधा देखते हो। वही तो सेम स्टार के साथ हो रहा था, स्टार यहां पे था, आपकी देखने की आदत सीधा है, तो स्टार बेंड होके लाइट आ रही थी, लेकिन स्टार यहां पे दिख रहा था। क्यों? क्योंकि आप सीधा देखने की आदत होती है। सेम कहानी यहां, स्टार को ऐसे पलट दो तो स्टार बन गया, ये है कि नहीं? तो 2 मिनट पहले ही आपको दिख गया कि सूरज निकल चुका है, लेकिन रियल में होता नहीं है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ गई लाइट और आपके आंखों तक पहुंची और आपने सीधा देखा तो पता चला सन यहां पे है, लेकिन रियल में था नहीं। वैसे सेम कहानी अगर से मान लो डूबते वक्त क्या कहानी होती है, सूरज क्या है? यहां पे है भाई, यहां पे डूब चुका है, सेम कहानी वही चीज उल्टा हो गया और क्या, सूरज ऑलरेडी डूब चुका है, फिर भी आपको क्या है? आपको दिख रहा है कि यहां पे है सूरज। 2 मिनट बाद, 2 मिनट जब सूरज डूब रहा है, 1 मिनट और 58 सेकंड हुआ, फिर भी आपको लग रहा है कि सूरज अभी यहीं पे, लेकिन जा चुका है इधर। क्यों? क्योंकि रियल में देखा जाए सूरज नहीं जाता है, आप जाते रहते हो, आप मूव करते हो भाई, आप कंटिन्यू मूव कर रहे हो। तो हॉरिजॉन से क्या है? आप लगातार आप मूव कर चुके हो, ऊपर मूव कर चुके हो, तो आप सूरज तो नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको उजाला दिखता है। उसका वजह क्या है? देखो, ये सनलाइट फिर से वही कहानी हुई, सीधा सीधा जा रही थी, सीधा सीधा जा रही थी, ऐसे पास ऐसे निकल जाने चाहिए था उसको, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे लेस डेंस है, यहां पे ज्यादा डेंस है, ये क्या करेगी? मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, बड़ा लगातार क्या होगी? इंटरनल जो है रिफ्रैक्शन होने की वजह से लगातार मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो आप जहां पे यहां पे रहोगे, जब लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी तो वो दिखेगा, लेकिन आपकी आदत होती है सीधा देखने की, तो आपको तो यहां पे दिखेगा। तो जब सूरज 2 मिनट जा चुका होगा, मान लो यहां पे नीचे, तो आपको कहीं ना कहीं यहां पे दिख रहा होगा, और जब और ज्यादा जाएगा तब आपको यहां पे दिखेगा, तब जाके आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। समझे ना? तो जब तक ये क्या हो गया? डूबता, अगर मान लो यहां पे है तो डूबा हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लाइट पड़ रही थी, यहां तक कि जब यहां भी आ गया, थोड़ा नीचे भी आ गया हॉरिजॉन से, फिर भी आपको लाइट, ये सूरज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट सीधा ना जाकर आपके आंखों में मुड़ मुड़ कर आएगी। तो 2 मिनट तक ये हरकत डूबने के बाद भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सन डिलेड बोलते हैं। सन का जो हमारा सनराइज होना वो क्या होता है? एडवांस होता है, और जो डूबना होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्टार की तरह है, स्टार जो हायर दिखते हैं। क्यों? ये सन डिले, सन एडवांस जो हमारा होता है राइज और क्या बोलते हैं सेट, वो डिलेड क्यों होता है? उसका एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है कि नहीं? और उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखा जाए मिराज का, बेटा तो ये मिराज क्या है भाई? ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जब आप देखते होगे नॉर्मली जहां पे अगर कोई हाईवे होता है, तो हाईवे पे देखते होगे, अगर आप कहीं सफर कर रहे हो तो वहां पे देखते होगे जैसे पानी की तरह लगता है कि आगे चलकर कुछ पानी वगैरह है, लेकिन देख जैसे जैसे करीब होते जाओगे पानी खत्म होता जाता है। तो रियल में क्या है? वो है कि नहीं? और रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है? वहां पे जो अपना जो पेड़ होते हैं वो क्या है? जस्ट जमीन के नीचे दिखने लगते हैं। ठीक है, लगता है कि वहां पे पानी कहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब ऐसा होता क्या है भाई? तो ये हमारा जो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिराज। अब मिराज है क्या भाई? ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे भाई? देखो, जो नीचे की जो लेयर होती है, जो हमारे अर्थ के करीब वाली, जैसे यहां पे हम अर्थ पे हैं, सपोज यहां पे हम अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, जैसे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो, एयर जो है हमारा वो क्या होता है? कूल होता रहता है। जैसे जैसे नीचे की जो लेयर होती है वो वार्म होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहते हैं वो क्या होती है भाई? कूल होती रहती है एयर। आपको सबको मालूम होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पे अगर देखा जाए, माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे क्या है? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब हवा ठंडी होती है, और जब कोई चीज हवा ठंडी होगी तो वहां का जो डेंसिटी है वो क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर ही के अंदर चीजें देखा जाए, अगर मान लो आप एटमॉस्फेयर से हटकर बात कर रहे हो कि जैसे एग्जांपल के लिए स्टार और आप अर्थ का एटमॉस्फेयर देखोगे, तो स्टार पे जो स्टार के करीब में क्या वैक्यूम होगा, तो वहां की डेंसिटी कम होगी,
वहां की डेंसिटी कम होगी और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कंपेयर किया जाए लेयर बाय लेयर, तो ये देखेंगे कि जो नीचे वाली लेयर होती है अर्थ के करीब वाली, वो वार्म होती है और ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो कूल होती है। तो ये ऊपर वाली जितनी भी लेयर्स रहेंगी वो कूलर होंगी, और ऊपर वाली लेयर्स कूलर होंगी, तो वहां पे जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो उसका मतलब यहां पे जो हमारा जो एयर होगा वो ज्यादा डेंसर होगा कंपेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर मान लो अर्थ के करीब में देखेंगे तो वहां का जो डेंसिटी होगी, वहां का अगर से हमारा जो डेंसिटी देखा जाए, या फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमारा क्या होगा, ऊपर ज्यादा होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऊपर जो है हमारा ज्यादा डेंसर होता है और नीचे जो होता है हमारा वो कैसा होता है भाई, वो हमारा रेयरर होता है। ठीक है, ये रेयरर होता है। सबसे पहली बात तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे कोई एक पेड़ पौधा है, एग्जाम्पल के लिए तो मैंने लेयर बना दिया समझाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक कोई पेड़ है या फिर कोई एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे सनलाइट क्या पड़ती है, इस इंसान पर पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला कि भाई ये जो मिराज है, मिराज भी क्या होता है, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, कंटिन्यू चेंजेस होते हैं उसके डेंसिटी की वजह से, उसके डेंसिटी में लगातार चेंज होते हैं। मतलब उसका जो हमारा रेयर से डेंसर की तरफ लगातार एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर जैसे जैसे जाओगे रेयर से डेंसर की तरफ जाओगे। तो आपने देखा था कि भाई कभी भी जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो अभी यहां पे एग्जांपल के सनलाइट डायरेक्ट एक इंसान है उस पर पड़ा। अब क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा यहां पे आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, चलो ठीक है, यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे आप यहां पे कहीं खड़े हो, तो होता क्या है भाई, यहां से लाइट सीधा सीधा मुड़कर क्या होगी, डेंसिटी कम होने की वजह से लगातार, ये नॉर्मल है तो ये लगातार ऊपर चली जाएगी। फिर डेंसिटी क्या है, इधर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या है, लगातार घटती जाएगी। तो कभी भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रास्ता क्या है, भटक जाएगी। फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी। तो होगा क्या, रियल में जाना था इसको ऐसे, लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व जब करोगे तो ये वाला पूरा पूरा रास्ता भटक चुका होगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि रेयर से जब डेंसर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर होती जाएगी, तो बार बार नॉर्मल से दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। अब यो यहां पे खड़ा हुआ इंसान देखेगा इस पेड़ को, तो ये बेटा ऐसे एंगल से, हर जगह नहीं हो पाता, हमेशा नहीं होता है, ये ऐसे एंगल से बन जाता है कि इसको डायरेक्ट इसकी आंखों में पड़ी और डायरेक्ट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा यही पेड़ पौधा जो भी है, ये सीधा सीधा यहां पे जो भी इंसान खड़ा हो या कोई भी, मान लो यहां पे कोई ट्री है, तो वो सीधा सीधा यहां पे दिखने लगता है। वो यहां पे दिखने क्यों लगता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहां से सीधा सीधा वो देखा, लेकिन मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो कोई भी रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाना, तो डायरेक्ट एंगल ऐसा पड़ जाता है कि वो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट सामने होता है वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे देख रहे थे, आपकी आंखों तक पड़ रहा था, वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आप कभी भी किसी चीज को टेढ़ा नहीं देख सकते हो, बेंडिंग नहीं देख सकते हो, तो आप सीधा देखना, आपकी आंखें सीधा देखती है किसी चीज को, तो वो क्या काम करती है, वो सीधा सीधा, वो डायरेक्ट यहां पे इमेज बन जाता है उसका सीधा सीधा। तो वो ऐसा लगता है पेड़ तो यहां पे है, लेकिन वो बन जाता है इधर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे यही सेम चीज यहां पे रखी हुई है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, होता तो यहां पे है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर है एक तरीके से, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिराज होता है। तो मिराज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है वहां पे दिखता ही नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्लास प्रिज्म के बारे में। पूरा पूरा जो भी पढ़ाई होने वाला है पूरा इस पर होने वाला है। ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास प्रिज्म की क्या खासियत है भाई, इस पर इतना बड़ा टॉपिक, देख सोचो, इस पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लास प्रिज्म के बारे में खुद पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद मिराज भी इस पे पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यार ये क्या ऐसी चीज है जिसमें ऐसा कुछ छुपा हुआ है, तो बेटा इसका नाम है प्रिज्म। ठीक है,
तो ये प्रिज्म का अगर हम ये नॉर्मल ये ओरिजिनल वाला प्रिज्म है, यहां पे डुप्लीकेट अगर बनाए 2 डायमेंशनल प्रिज्म तो कुछ ऐसा होगा, ये प्रिज्म होता है बेटा, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। अब इसका जो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है भाई कि कैसा ट्रायंगल कैसा है, ये है प्रिज्म ऐसा है, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, किस तरीके से ट्रायंगल है डिपेंड कर रहा है भाई, जैसा ट्रायंगल रहेगा वैसा ये प्रिज्म एंगल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से कैसे होता है। क्योंकि इसको क्यों पढ़ने वाले, उसका वजह क्या है बेटा, जब ये न्यूटन ने इसी का एक्सपेरिमेंट किया था 300 साल पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ही बताया न्यूटन ने कि जो लाइट होता है वो व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो उन्होंने 100% प्रूव करके दिखाया था और उसके बाद उसका रिकंबाइन किया। इसको क्या अभी मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे तो लाइट इतनी ज्यादा फोकस्ड नहीं है, आप क्या है सन लाइट इस पे डालोगे तो देखोगे कि क्या है 7 कलर्स इसके अंदर दिखेंगे। तो भाई ऐसा ही शेप क्यों, ऐसा क्यों नहीं, क्या इसको अगर देखोगे इसके अंदर लाइट डालोगे क्या 7 कलर दिखेगा बेटा, कभी नहीं दिखेगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर फौरन दिखेगा। उसका वजह शेप के अंदर फर्क क्या है, चीजें तो एक ही है, शेप के अंदर फर्क यह है कि इसके अंदर जो लाइट को पास करने के लिए 2 चारे हैं। देखो ना, लाइट अगर पास होगी तो उसके पास कई ऑप्शन है। देखो एक बहुत पावरफुल, एक जो कमजोर होगी बेचारी वो उसके लिए सीधा रास्ता दे दिया गया। देखो इसका मैं कुछ वजह बता रहा हूं, हर चीज में छुपा हुआ कुछ वजह। देखो यहां पे लाइट जो है अगर जो कमजोर होगा वो पहले निकल सकता है। अगर लाइट मान लो लाइट 7 कलर का मिक्सचर है तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसा बनाएंगे प्रिज्म तो ये कह सकते हैं कि जो कमजोर होगा वो फटाक से भाग जाएगा, लेकिन जो थोड़ा टिकाऊ होगा थोड़ा बाद में भागेगा, जो और टिकाऊ होगा और बाद में भागेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन भी क्या दिमागी आदमी था, उसने क्या किया, प्रिज्म को कट कर दिया ट्रायंगुलर शेप में, फिर लाइट को जब डाला ना तो रिफ्रैक्शन बहुत आसानी से दिखा, लाइट के 7 कलर्स दिखे थे। तो सबसे पहली बात ये प्रिज्म के बारे में अगर मैं नॉर्मली जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, अगर मान लो इसकी बात करूं, और ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लोगों को आता भी है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो कैसे होता है पहले ये समझ जाओ, बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्पर्शन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात प्रिज्म समझते हैं, बाद में डिस्पर्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा कैसे प्रिज्म से होता है। तो देखो मान लो एग्जांपल के लिए कोई रे ऑफ लाइट है बेटा, अब बार बार बताता हूं, रे ऑफ लाइट कभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं डालना, नहीं तो सीधा निकल जाएगी। रे ऑफ लाइट हमेशा इंक्लाइन डालोगे। देखो ऐसे रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारी एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट है, सीधी सीधी है। यहां पे नॉर्मल जब बनाएंगे बेटा, ये नॉर्मल है, तब पता चलेगा कि ये लाइट को अब यहां पे सीधा जाना चाहिए भाई, ऐसे जाना चाहिए था, है कि नहीं, ऐसे जाना चाहिए था, देखो ना। लेकिन ये लाइट क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, है कि नहीं। तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगी, ऐसे चली जाएगी बेटा, ये सीधा सीधा चली जाएगी ऐसे। क्यों, क्योंकि सीधा ना जाकर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और नॉर्मल की तरफ मुड़ी जो ना, तो जो नॉर्मल से, अब देखो ना, ये देखा जाए सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये ऐसे रास्ता अपनाती। तो नॉर्मल से ये है यहां तक का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं, सिंपल है ना भाई। और ये जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होता है, ये सबको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल कहलाता है भाई, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और ये नॉर्मल से जो कोई एंगल जो बनता है जिधर लाइट होती है, अरे भाई यही बार याद किया करो, ऐसे जाना था उसको, नॉर्मल से मुड़ गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था, इंसिडेंट एंगल होता था, वही तो मैं भी बता रहा हूं। तो ये हमारा कौन सा एंगल है भाई, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। देखो ना, नॉर्मल से जो लाइट जहां पे है फिलहाल वो रिफ्रैक्टिंग एंगल है। अब यहां पे एक नॉर्मल अगर बना दिया जाए, इसका भी नाम एन डैश मान लिया जाए नॉर्मल, तो भाई लाइट देखो, अब ये कैसा क्यों हुआ, पहले बात को समझो, कितनी सिंपल सी चीज है। जब कोई लाइट रेयरर से, ये रेयरर है ठीक है, डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये नॉर्मल ऐसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो ये सीधा इधर मुड़ गई, ठीक है। लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो मान लो इसको ऐसे जाना चाहिए था भाई, सिंपल सी बात है,
इसको लाइट को सिंपल सा सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो ना, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से दूर जाना मतलब किधर जाएगी, इधर चली जाएगी। बताओ पहले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सिंपल सी बात हो गई कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से डिविएट हो जाना। रियल में देखा जाए तो ये ऐसे पीछे अगर मिलाया जाए तो इधर से पीछे अगर मिलाया जाए तो ये इसको समझ लो ऐसे जाना, पीछे अगर मिला दिया जाए। बेटा ये जो मिलने के बाद जो एंगल का जो फर्क आता है ना, इसका नाम है एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। मतलब ये खासकर प्रिज्म के लिए है डिविएशन। तो ये इसको सीधा सीधा इधर से देखो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली गई। क्यों? क्योंकि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो नॉर्मल इधर था तो इसके करीब ना जाकर दूर चली गई, तो हमारा ये रे ऑफ लाइट हो गया। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और इधर क्या होगा भाई? इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट हुआ, ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे। और ये क्या कहलाएगा? इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब बाहर निकल जाना, तो ये हो गया इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, तो इधर जो एंगल होगा हमारा कौन सा होगा भाई? ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? इमर्जेंट एंगल होगा। तो बेटा ये जो छोटी छोटी पार्ट है इसको मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ठीक है, इंसिडेंट रे कौन होती है, इमर्जेंट रे कौन सी होती है, रिफ्रैक्टिंग जो है अपना रिफ्रैक्शन क्या है। यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ ना भाई, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन का नाम समझ लो क्या है। यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ गए ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो रियल में देखा जाए कहां से, नॉर्मल से लेकर यहां तक की दूरी, ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये हमारा इमर्जेंट ही की तरह है कि नहीं। तो ये अपना नॉर्मल सी चीजें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्लास प्रिज्म से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसके अंदर होगा क्या। तो वो क्या करेगी? सीधा ना जाकर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी। तो अब ये बात तो आपको समझ में आए। जब ये बात समझ में आ जाएगा ना, तो फिर न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको मैं बताने जा रहा हूं, देखो आप, ठीक है। इसको मिटा दो एक बार। तो ये बात हो गई कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे, ये हमारे रे ऑफ लाइट है, इसमें क्या करो भाई, ये हमारा प्रिज्म है रखा हुआ है, यहां पे रे ऑफ लाइट अगर डालोगे तो ये क्या करेगी भाई? 7 कलर्स में बटेगी। लेकिन रियलिटी में क्या होगा? ये जाएगा एंगल, तो एंगल जो जाता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, लास्ट में जो निकलेगा इमर्जेंट एंगल बोलेंगे, वो जो रे होगी इमर्जेंट रे होगी। तो ये टर्म्स है, और ये जो एंगल कहलाता है वो एंगल प्रिज्म एंगल कहलाता है। तो ये बात तो पहले जानना होगा जो इसका टर्म्स है ग्लास प्रिज्म का, उसके बाद आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा भाई, जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया नॉर्मली कि ये ऐसा शेप क्यों बनाया गया, ये प्रिज्म क्यों नहीं बनाया गया। क्या इसको ऐसे यहां पे बना दिया जाए तो इसके अंदर 7 कलर्स दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, फौरन नहीं दिखेंगे। कभी कभी चांसेस से थोड़ा एंगल चेंज होने से दिख सकता है, लेकिन इसमें बराबर दिखेगा। क्योंकि इसमें वजह क्या है भाई? तो अब मैं उसको समझा रहा हूं। देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा वो बात। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेटा, ये छोटी छोटी बातें जिसको आप समझोगे तो आसानी से काम होगा। और ये 11th 12th में जब जाओगे ना, 12th में, तो इसका प्रूफ रहेगा कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म का प्रूफ करो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये sin a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 एक फार्मूला प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहरहाल यहां पे अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का डिस्पर्शन पढ़ते हैं भाई। लाइट डिस्पर्स कैसे होती है? तो ये हमने नहीं, न्यूटन ने यही बात ऑब्जर्व किया था कि अगर मान लो कोई ग्लास प्रिज्म हो, तो अब बात फटाफट समझ में आ जाएगी। कोई ग्लास प्रिज्म ले लिया जाए, इसका प्रिज्म एंगल ए है, ठीक है। और कोई रे ऑफ लाइट को अगर जब डालोगे, किसी रे ऑफ लाइट को जब डालोगे, ये रे ऑफ लाइट है भाई, ठीक है, या इंसिडेंट रे है, तो ये रे है, तो ये सीधा सीधा जाना चाहिए था इसको ऐसे ऐसे, लेकिन ना जाकर वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। फिर यहाँ पे अगर मान लो ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल का नाम n है, एक नॉर्मल का नाम n डैश है। मैं समझाने के लिए बताया भाई, आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद तब फिर ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे बात को समझो, ठीक है। ये क्या क्या न्यूटन ने, ये बात तो क्लियर कट एक रे डायग्राम हो गया किसका भाई? लाइट प्रिज्म का। अगर देखा जाए रियलिटी में क्या होगा, जब कभी भी प्रिज्म से, खासकर ये प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट जब कभी डालते हैं, पास कराएंगे इंसिडेंट रे को, तो होता क्या है, ये रे ऑफ लाइट क्या काम करेगी? 7 कलर्स में बढ़ जाती है फौरन,
ये क्या होता है भाई, 7 कलर्स में बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली ये तो व्हाइट लाइट की बात हो गई। इसी तरीके से 7 कलर बटेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, ये क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जा रही थी ऐसे, तो सीधा ना जाकर ऐसे बार बार मुड़ेगी, लेकिन कितने कलर्स में मिल जाएगी भाई, ये पूरा पूरा मिटा दो अगर, ये तो हो गया नॉर्मल कहानी। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, सीधा ना जाकर क्या करेगी, सबसे मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे कितने हुए, 3 3 6, कुछ एकदम सीधा सीधा मान लो ऐसे। तो ये 7 कलर में ऐसे बढ़ जाता है, ये देखा गया, न्यूटन ने देखा। और न्यूटन ने क्या, आप देख सकते हो, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि मान लो बंच ऑफ लाइट यहां से जाए ऐसे, ऐसे बंच ऑफ लाइट, जिसको जाना चाहिए था यहां पे एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या काम करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, डिपेंड करेगा। देखो यहां पर जैसे दूरी बढ़ रहा है नीचे जाने पर, और ऊपर जाने पर दूरी घट रहा है, तो जो यहां पे क्या सीक्वेंस पाया गया कि नीचे जो कलर था वो एक कलर था वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। जो सबसे कम डिविएट हुई, जो सबसे कम भटकी थी, वो थी रेड। उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, और वायलेट और ब्लू, ये लास्ट के 3 कलर हैं, ये सबसे ज्यादा भटके रास्ते से, डिविएट सबसे ज्यादा हुए। तो ये देखा न्यूटन ने कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये। सबसे पहली बात तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट के 7 कलर्स होते हैं। वो क्या किया, प्रिज्म का यूज किया। प्रिज्म से देखा कि भाई जब लाइट को डाला गया तो वो जस्ट डिविएट होने कर, ये एंगल, अब जो इमर्जेंट एंगल जब हुआ, इमर्जेंट रे जब निकला, तो वो 7 कलर में निकला। वो था विबज्योर या विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर थे। तो ये सोचा यार कि आखिरकार 7 कलर क्यों थे लाइट के। तो सबसे पहली बात तो लाइट के 7 कलर्स थे, तो ये पता चल गया भाई कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। तो सबसे पहला बात तो क्लियर हो गया कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। तो एक बात तो नॉर्मली पता चल गया, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये यहां पे ना जगह कम था, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो जो कम पावर वाला था, जिसके अंदर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कम थी, वो फटाक से निकल गया। जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा था वो ज्यादा जगह लेके निकला, ज्यादा रास्ते से डिविएट हुआ, ठीक है। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी वो सबसे ज्यादा डिविएट होकर रास्ते से, ठीक है, वो निकला। तो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम थी, तो ये फार्मूला है भाई कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने बोला ना भाई, फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल ये कि जैसे कोई एक वेव है ऐसे जा रहा है, और कोई एक वेव है ऐसे जा रहा है, देखो। तो इसके अंदर क्या हुआ, वेव यहां पे देखो, ए यहां तक सिर्फ 3 लूप, 3 समझ लो, एक हमारा यहां पे हाफ सर्कल बना है, लेकिन यहां पे कई बन गया। तो जब कई बनेगा तो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा तेज साइकिल करेगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जो ज्यादा जो वाइब्रेट करेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा हमेशा, तो ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, वही कहानी है ना कि मतलब ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। जो शुरुआत में जो ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा वो ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है कि नहीं। तो आपको एक इंसान कैसा होना चाहिए भाई, ठीक है, कछुए की तरह। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कंसिस्टेंसी, लगातार काम चालू किए रहे, काम चालू रहे, तो वो क्या है, कभी थकेगा नहीं। जो एक बार में बहुत मेहनत करता है वो थक जाता है, ठीक है। तो वही कहानी है। तो जो जिसकी वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यही ऑब्जर्वेशन हुआ भाई कि रेड कलर जो है वो ज्यादा दूर तक जा सकता है, ज्यादा दूर तक तय कर सकता है, लेकिन ब्लू कलर वो ज्यादा दूर तक तय नहीं कर सकता। तो जो स्काई ब्लू है, समझ लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर की वजह से, लेकिन नजदीक है इसकी वजह से। लेकिन जब सन जब दूर हो जाता है आपसे, तो रेड कलर ही आपके आंखों तक आ पाता है, क्योंकि सारे कलर स्कैटर होते हैं। लेकिन ब्लू कलर ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, ज्यादा दूर तक जाते जाते खत्म हो जाता है। लेकिन रेड कलर काफी दूर तक स्कैटर्ड होके आपके आंखों तक चला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो बड़ा बड़ा कदम रख के, ठीक है, काफी दूर तक जाता है। तो ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, मतलब ये जो व्हाइट लाइट थी ये एक 7 कलर का मिक्सचर था। और ऐसा क्यों हुआ ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब न्यूटन ने एक बात और काम किया, रिकॉम्बिनेशन कर दिया। मतलब क्या काम किया इन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया। ये एक हम प्रिज्म लिया ऐसे, एक प्रिज्म लिया ऐसे, और दूसरा प्रिज्म क्या ले लिया, ये देखो पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो एक प्रिज्म ऐसे लिया और दूसरा पलट दिया भाई। दूसरा प्रिज्म उन्होंने क्या ले लिया, दूसरा प्रिज्म ऐसे ले लिया, देखो
ठीक है, सामने ही सामने रख दिया और फिर क्या किया, एक स्क्रीन लगाया। सोचो क्या न्यूटन भी क्या दिमागी आदमी था, सोचा भाई एक काम करो, हो सकता है तुक्के से लाइट के अंदर 7 कलर आ गया हो, तो लाओ देखते हैं कि सच में वो व्हाइट कलर है। एक स्क्रीन यहां पे लगा दिया, एक स्क्रीन इधर दिखा, ठीक है, एक व्हाइट स्क्रीन लगा दिया यहां पे। अब बोला कि नहीं एक काम करते हैं, प्रिज्म को उल्टा करता हूं, तो प्रिज्म को उल्टा कर दिया, प्रिज्म को ऐसे उल्टा किया तो लाइट तो गई इधर। अब लाइट गई तो अब ये वाला क्या होगा, जो ज्यादा डिविएट हुआ था अब फिर से इधर ज्यादा डिविएट होगा। बात को समझो यार, ब्लू ये वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट हुआ था, तो अब भी क्या है, अब यहां से रेयरर से डेंसर की तरफ डिविएट हुआ था ना, रेयरर से डेंसर गया था। देखो यहां से डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, लेकिन अभी क्या हुआ, डेंसर से यहां पे रेयरर से डेंसर जाना है, यहां पे डेंसर से रेयरर गई थी लाइट, रे ऑफ लाइट। अब क्या किया, उसके बाजू में एक प्रिज्म रख दिया। अब यहां से लाइट क्या है भाई, ये रेयरर है, यहां पे रेयरर है, अब रेयरर से डेंसर जाएगा तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। आपने देखा भाई कि ये नॉर्मल है तो ऐसे से नॉर्मल बना हुआ है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये रे ऑफ लाइट इधर मुड़ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इधर मुड़ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इधर मिल जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी, ये इधर, ये इधर, और ऐसे मिलकर क्या करेंगे, एक लाइट बना दी। ठीक हो, देखो कैसा हुआ, मतलब जो ज्यादा डिविएट करेगा वो फिर अभी बहुत ज्यादा डिविएट करेगा। तो बात को समझो, यहां पे सबसे ज्यादा डिविएट करने वाला वॉयलेट था और सबसे कम रेड था, तो रेड सबसे कम था तो रेड भी सबसे कम ही जाएगा, नॉर्मल थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा अपने रास्ते से ऐसे डिविएट हो जाएगा, रास्ते से सीधा जाना था तो मान लो थोड़ा सा भटक गया, ये और थोड़ा और ज्यादा भटका, ये थोड़ा और भटका। लेकिन ये लोग क्या करें, ये लोग ज्यादा भटके, क्यों भाई, क्योंकि ये इनके अंदर इंटेंसिटी, इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, कौन वायलेट कलर और ब्लू कलर के अंदर। तो ये क्या काम किए, रेयर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ, क्या है, रेयर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगे, तो ये सब मुड़कर एक बंच बन गए। और बंच बनकर देखा गया कि फिर से बाहर जब निकले तो क्या भाई, एक स्क्रीन पर देखा गया तो वहां पे वो व्हाइट थे, तो इसने क्या देखा न्यूटन ने कि सच में जो रे ऑफ लाइट होता है, जो व्हाइट लाइट होता है, वो 7 कलर का मिक्सचर है। उन्हीं 7 कलर्स को देखा कि मिलाया जब, तो क्या बन गए, फिर से व्हाइट लाइट बन गए। तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, जो कॉम्बिनेशन का प्रिज्म का कंबाइन कर दिया तो देखा भाई कि ये जो 7 कलर्स का कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट कलर। तो 7 कलर को कंबाइन करोगे तो व्हाइट कलर मिलेगा, ये न्यूटन ने प्रूफ कर दिया। अब यहां से बात ये समझ में आ गई कि भाई जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स है, ये पक्का गारंटी हो गया। अब इसको इस्तेमाल कहां पे किया जाए, अब इसको देखा कहां जाए, तो देखने के लिए सबसे बेस्ट नेचुरली अगर देखना है तो रेनबो देखो भाई, रेनबो। तो रेनबो जो होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है, वो भी कितना बढ़िया से है कि नहीं, ऐसे 7 कलर्स होते हैं एकदम साफ साफ, है कि नहीं, 7 कलर्स होता है रेनबो जो होता है। तो रेनबो 7 कलर्स होता है, तो भाई ये रेनबो कैसे बना, फिर लोगों की दिमाग में गलतफहमी है कि रेनबो जो होता है वो क्या है भाई, रेनबो जो होता है वो कि कुछ ऐसे आसमान से कुछ ऐसे कुछ गिरता है, पानी समझ लो पाइप की तरह, और समंदर से पानी उठा के लेके जाता है, सब फालतू गलतफहमी, हालांकि इल्यूजन है। रियल में क्या होता है, वो क्या है, लाइट का डिस्पर्शन है, तो लाइट के डिस्पर्शन की वजह से ऐसा दिखता है। तो रेनबो जो 7 कलर्स होता है वो डिस्पर्शन ऑफ फ्री लाइट है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो रेनबो क्या होता है भाई, अगर देखा जाए तो वहां पे पूरे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है, डिस्पर्शन होता है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर डिस्पर्शन होता है बेटा। लेकिन फिर आपके आंखों तक दिखते कैसे हैं, ये सवाल है, तो वो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया जाए, ऑटोमेटिक बाद में क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट लेंगे और उसको देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट क्या प्रिज्म की तरह काम करता है। हाँ सच में वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। अगर वाटर ड्रॉपलेट पे अगर एक एंगल, कोई एक पार्टिकुलर एंगल से लाइट को डाला जाए तो जो 7 कलर में बढ़ जाएगा, लेकिन 7 कलर में बढ़ने के बाद आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, नॉर्मली पूरा प्रैक्टिकल हमने क्या किया है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसको ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल से बताकर। तो पहले वो वीडियो 6 मिनट का है, वो देख लो, ठीक है, उसको मैं दिखा दे रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं जवाब फिर से अलग से भी दे दूंगा भाई, कुछ टर्म्स रहेंगे, उसके बाद फिर ड्रॉपलेट लेंगे तो रेनबो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो आपने क्या देखा, नॉर्मली देखो हमने क्या दिखाया भाई कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि नहीं,
क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है रियल में। अच्छा बताया जाए, मैंने भाई जो आपने देखा ठीक है, हमने उसको बता रहा हूं कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक रिफ्रैक्शन ही, लाइट रिफ्रैक्ट करते करते रिफ्लेक्ट होने लगती है। वाओ, लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी, देखो ना हमने क्या किया था भाई, यहां पे अलग अलग देखो ना, ये वाटर था इधर, और वाटर से है यहां पे क्या था भाई, एयर था, समझ लो। वाटर से एयर में हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट को डाला। यहां पे देखो हमारी टॉर्च थी, तो जब सीधा सीधा टॉर्च को हमने क्या किया, सीधा सीधा डाला था तो सीधा सीधा निकल गई थी। उसके बाद जैसे जैसे एंगल चेंज करता गया, जैसे जैसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ एंगल चेंज करता गया मैं, वो और ज्यादा बेंड होती गई। फिर एंगल चेंज करता गया तो और बेंड करती गई। उसके बाद एक बार एंगल जब चेंज किया हमने, यहां से जब एंगल चेंज किया तो वो टोटल पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो गई, 90 डिग्री पर ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो अगर देखा जाए, हमने क्या देखा भाई कि ये सबसे ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल पढ़ना पड़ता है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या भाई, जो ये हम लोग डाल रहे थे वो हमारा था इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट एंगल आई था, और जब ये रास्ते से भटक जितना रही थी वो हमारा था भाई रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे थे, रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ रहा था, फिर यहां पे बढ़ाए, फिर यहां पे रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ गया। फिर ऐसा वक्त आ गया कि जब इंसिडेंट एंगल इतना ले लिए, तो वाटर के लिए हमने कितना ले लिया था, 48 डिग्री। तो वाटर के लिए 48 डिग्री जब ले लिया, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग लाइट हो गई, ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया था। तो बेटा हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो जब इंसिडेंट रे, यही इंसिडेंट क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यही इंसिडेंट क्रिटिकल कहलाएगा जब, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल कहलाता है जब रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया, इसको 48 जैसे डिग्री मैंने लिया, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसी का नाम क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, जब इंसिडेंट एंगल, वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब ये क्रिटिकल एंगल ही कहलाएगा 48 डिग्री, क्योंकि उस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो एक कमाल, कुदरत का करिश्मा है कि नहीं। क्या होगा, जैसे 48 डिग्री से ज्यादा डालोगे एंगल, 48 डिग्री से जैसे ज्यादा डालोगे, और अभी 48 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, मान लो 50 60, मैंने क्या किया था वहां पे 60 डिग्री ले लिया था। तो जैसे 48 डिग्री यानी क्रिटिकल एंगल से, जैसे क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा किए, क्रिटिकल ऐसे सब लिख सकते हैं, जैसे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया हमने, ये क्रिटिकल एंगल था 48 डिग्री, सबका अलग अलग फिक्स था, मैंने बताया। जैसे ज्यादा किया इंसिडेंट एंगल, ये आपका 60 डिग्री कर दिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, फौरन क्या हुआ भाई, ये रिफ्लेक्ट होने लगा। कमाल की बात है यार कि रिफ्रैक्शन आप बन गया रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन बन जाता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन जहां हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन भी होने लगता है, और वो भी टोटल होने लगता है। मतलब यहां पे गया, अब ऐसे डाला, तो उसके बाद देखो कैसे कैसे बन गया, ऐसे 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 ऑप्टिकल फाइबर में उसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। रेनबो या वाटर ड्रॉप उसका एग्जांपल है, कैसे दिखाता हूं मैं। तो ये सिंपल मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया भाई। तो किसी को यही समझ में नहीं आता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये, मिराज भी यहीं पे कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मिराज हमने क्या किया था, वहां पर ऐसे ऊपर ऊपर भाग गया था, उसका वजह था। तो अभी मान लो वाटर ड्रॉपलेट है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, यहां पे सनलाइट इस पर पड़ रही है, यहां पे सनलाइट इस पर पड़ रही है। तो बेटा ये जाएगा सीधा सीधा अपने रास्ते से जाना चाहिए, थोड़ा सा भटकेगा, ठीक है। तो इधर भटक गया मान लो रास्ते से। तो अब होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट एयर में मौजूद होते हैं, लेकिन बार बार रेनबो नहीं बनता है। कैसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में 48 डिग्री बना देता है। बेटा मैंने बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल मतलब सन है हमारा, ये सन है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे भरे होते हैं, लेकिन मैं एक वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं, यहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट है। तो जैसे ये ड्रॉप पर पड़ेगा तो कितना डिग्री कम से कम होना चाहिए, 48 डिग्री से ज्यादा। इत्तेफाक ऐसा हो गया सिचुएशन 48 डिग्री, वो मौसम ही ऐसा था, 48 डिग्री पर ये सन पहुंच गया इसके। तो जैसे 48 डिग्री पे पहुंचेगा तो यहां पे 7 कलर्स के अंदर तो
भाई ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो 7 कलर का मिक्सचर उस प्रिज्म की तरह काम करता है, तो उसके अंदर 7 कलर्स तो पहले होते हैं, लेकिन ये दिखने नहीं है ना बार बार। डिस्पर्शन तो हमेशा जब भी लाइट पड़ती है सनलाइट वो वाटर ड्रॉपलेट पे ना, वो 7 कलर्स में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखना ये बात। लेकिन दिखना आपको, यहां पे आप देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आप देख रहे हो तो आप तक दिखा कैसे ये 7 कलर, तो दिखने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो हुआ रियल में रिफ्रैक्शन, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से 48 डिग्री से ज्यादा जब हो गया, बस ये पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, पूरा 7 कलर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और आप यहां से देख रहे हो तो देख रहे हो कि वाटर ड्रॉपलेट कैसा दिख रहा है भाई, 7 कलर का दिख रहा है। अब ऐसे हजारों वाटर ड्रॉपलेट है। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से ना वो पूरे पूरे क्या है भाई, ऐसे पैराबोलिक पाथ में, ग्रेविटी की वजह से क्या वाटर ड्रॉपलेट पूरे पूरे पैराबोलिक पाथ में है, तो आपको सारे सारे वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है और आपको दिख रही है, 7 कलर दिख रहे हैं। तो रियल में ये पूरा वाटर ड्रॉपलेट है, छोटे 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 छोटे, और आप यहां पे देख रहे हो तो सब में 7 कलर हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 कलर और आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 कलर आ रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही की वजह से आपको रेनबो दिखती है। कभी कभी डबल होने लगता है भाई, एंगल अलग अलग पड़ गया, यहां पे भी वाटर पार्टिकल उनमें भी पड़ गया, तो कई रेनबो बन जाती है। तो रेनबो अगर देखा जाए तो एग्जांपल किसका भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर समझ में आएगा तो ये चीज में कोई दम ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वही दिखेगा। तो 7 कलर रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, जैसे ये इस प्रिज्म से आ रहे थे, तो ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट भी इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन होना तभी तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया।